चलिए स्टार्ट करिए। चलिए दोस्तों, इस क्लास में आपका स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है। आगे बढ़ाते हैं। लेंस चल रहा है अभी, कल लेंस चला था, अभी ऑप्टिक्स में से चल रहा है। ऑप्टिक्स में जो है दर्पण के बारे में हो गया था, लेंस के बारे में हो गया था। उसके आगे जो है आज जो है आई डिफेक्ट जो है उसके बारे में पढ़ेंगे विस्तार से। आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले निकट दृष्टि दोष, इसका इंग्लिश में मायोपिया या उसको कहते हैं नियर या शॉर्ट साइटेडनेस कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में क्या बोले थे? निकट का वस्तु दिखता है और दूर का वस्तु साफ नहीं दिखता है। निकट का वस्तु साफ दिखेगा लेकिन दूर का वस्तु साफ नहीं दिखेगा, उसको क्या कहेंगे? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं? अवतल लेंस, समझे? निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का। होता क्या है निकट दृष्टि दोष में? इमेज जो है रेटिना कल पढ़े थे 2 अक्षर का लेंस लेगा तो उसमें 3 अक्षर का चश्मा लगाना है। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का, और निकट दृष्टि दोष 3 अक्षर का, उसमें 4 अक्षर का अवतल। आपके माइंड पर है, आप कैसे याद करते हैं वो आप पे है, समझे? इससे कोई दिक्कत जो जितना बड़ा उसके साथ उतना बड़ा। हाँ, उतना बड़ा लेते हैं, वो अपने पर है कि आप कैसा ले सकते हैं, मतलब कैसे याद कर सकते हैं, मेन वो है। ठीक है, निकट रहेगा तो अवतल का यूज करेंगे, 3 अक्षर है तो 4 अक्षर का यूज किए, और दूर है तो उत्तल का, 2 है तो 3 अक्षर का यूज करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग करते हैं? अवतल लेंस का, निकट निकट में अवतल करते हैं। उसमें क्या निकट का वस्तु दिखता है, दूर का वस्तु साफ नहीं दिखता है। अच्छा, निकट दृष्टि दोष में जो है प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मेन तो ये भी है, रेटिना से पहले बन जाता है। रेटिना को इसे प्रतिबिंब बनता है कहाँ पर? रेटिना को प्रतिबिंब बनता है, लेकिन प्रतिबिंब जो है आपको रेटिना से पहले बन जाता है प्रतिबिंब, समझे? आप देखिए, बताते हैं, आगे पढ़ देते हैं। अच्छा, एक चीज, मनुष्य का आँख का जो है कौन सा भाग दान किया जाता है? कॉर्निया किया जाता है। मनुष्य की आँख के किस भाग को दान किया जाता है? कॉर्निया को। मनुष्य की आँख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? अभी तो बोले हैं रेटिना पे। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। निकट दृष्टि दोष देख लिए। अब दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष में क्या बोले थे? दूर का वस्तु दिखेगा और नजदीक का नहीं दिखेगा। अच्छा, दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का? उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, अच्छा, उसको दूर दृष्टि दोष कहते हैं, इंग्लिश में उसको कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया या फार या लॉन्ग साइटेडनेस बोला जाता है, समझे? दूर दृष्टि दोष में जो है आप उपयोग किसका करते हैं? उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। उत्तल लेंस का और अदर उपयोग भी होता है, जैसे आप कैमरा जो है कैमरा ना, कैमरा में भी आप उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, समझे? प्रोजेक्टर जो देखते हैं, प्रोजेक्टर उसमें भी उत्तल लेंस का। ह्यूमन आई, मानव का जो आँख है, ह्यूमन आई में भी दिखा हुआ है, पहले सेट रहता है, समझे? अच्छा, उसके बाद माइक्रोस्कोप में भी, यानी सूक्ष्मदर्शी में भी किसका? उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। दूरदर्शी में भी करते हैं उत्तल लेंस का। हस्तरेखीय पढ़ने में भी, हाथ का जो पड़ता है रेखा, पंडित जी सब, इसमें भी उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। आवर्धक कांच, उत्तल का जासूस भी करने में, जासूसों द्वारा जो है उसको जांच करने में भी किस लेंस का उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। घड़ी साज में, यानी क्लॉक मेकर में भी किसका? उत्तल लेंस का। अच्छा, इसमें एक चीज और, प्रतिबिंब जो बनता है इसमें, मतलब दूर दृष्टि दोष में कहाँ बनता है प्रतिबिंब? रेटिना से दूर बनता है। वैसे प्रतिबिंब बनता है कहाँ है? रेटिना को प्रतिबिंब बनता है, लेकिन इसमें क्या है? रेटिना से दूर बनता है, दूर प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसको कहता है दूर दृष्टि दोष, समझे? आगे देख लीजिए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, शब्दकोश में पाए जाने वाले लोअर केस अक्षरों को पढ़ने में, यानी छोटा अक्षर को पढ़ते समय आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? अच्छा, आप लोग पढ़े थे पावर वाला लेंस की क्षमता P = 1/f बोले थे मीटर में, फोकस दूरी मीटर में, सेंटीमीटर बढ़ेगा क्या बोले थे? 100/f सेंटीमीटर में बोले थे, यानी जिसका फोकल लेंथ कम रहेगा उसका पावर क्या होगा? अधिक रहेगा, यही ना? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो होता है, इसमें क्या है? जिसका आपको क्या कहते हैं, यानी ये है इसमें, यानी जिसकी फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ कम होगी उसकी पावर ज़्यादा होगी, सही बात है। ऑप्शन कौन, आंसर कौन होगा इसमें? देख लीजिए, कौन सबसे छोटा है? फोकस दूरी इसका कौन सबसे छोटा है? ऑप्शन के अनुसार 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस, और 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतल लेंस। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि सब अभी सीधा जान लीजिए, अभी तुरंत बोले थे छोटा अक्षर पढ़ने में कौन सा लेंस उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस। अवतल लेंस को पहले काट दीजिएगा,
आप देखिए, देख लीजिए सबसे छोटा क्या कहते हैं, 5 फोकस दूरी किसका है? उत्तर लेंस हैं? 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है, यही आंसर हो जाएगा इसका, समझे ना? आगे देख लीजिए। हाँ, क्वेश्चन तो यहाँ ये है। ये वाला देख समझ जाइएगा। आगे देखिए, ये वाला है, गोलीय दर्पण और पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण और लेंस संभव है। एक चीज बताइए, फोकस दूरी के बारे में कल भी बताए थे, ठीक है। उत्तल लेहे क्या कहते हैं आप, जो है यानी दर्पण लेहे या लेंस लेहे, दोनों में फोकस दूरी क्या बोले थे? निगेटिव ही होता है। -15 सेंटीमीटर कैसे निगेटिव फोकस दूरी, फोकस लेंस है अवतल दर्पण, दोनों अवतल है। अवतल दर्पण और अवतल लेंस दोनों की फोकस दूरी क्या होती है? निगेटिव होती है। नेगेटिव। यहाँ पर क्या लिखा हुआ? गोलीय दर्पण और पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण और लेंस संभव है, इस पर लिखा हुआ बहुत, दोनों अवतल दर्पण, दोनों उत्तल दर्पण, और उसके बाद है एक उत्तल लेंस। चौथा दिया हुआ है उत्तल दर्पण और दर्पण अवतल अवतल लेंस या लेंस अवतल, ओके हुआ। ये दोनों क्या है? अवतल, यानी क्या कहते हैं, अवतल लेंस और अवतल दर्पण दोनों बोले तो फोकस दूरी क्या होती है? निगेटिव। फोकल लेंथ निगेटिव होती है। देखिए, फोकल लेंथ चाहे लेंस हो या दर्पण, दोनों की फोकस दूरी, जैसे अवतल लेंस या अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव होती है। उत्तल लेंस या अवतल दर्पण की फोकल लेंथ क्या होती है? उत्तल लेंस या अवतल दर्पण की फोकस दूरी यहाँ पॉजिटिव होगा। उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण का पॉजिटिव रहेगा, समझे। और अवतल दर्पण और अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या होगा? निगेटिव रहेगा। उत्तल रहेगा दर्पण या उत्तल लेंस रहेगा तो उसको पॉजिटिव, अवतल दर्पण रहेगा या अवतल लेंस रहेगा तो उसको फोकस दूरी कौन सी? निगेटिव। मेन यही है। अब धूप के चश्मे की शक्ति होती है कितना डायप्टर? 0 डायप्टर, 1 डायप्टर, 2 डायप्टर, 0 डायप्टर होता है। D बराबर क्या होता है? 1/f। 1/f होता है मीटर में, ठीक है। मीटर में सेंटीमीटर हैं? मीटर में, यदि सेंटीमीटर में कीजिएगा 100/8 कीजिएगा, उसके बाद cm हो जाएगा, तब सेंटीमीटर होगा, समझे। लेंस की क्वेश्चन पूछता है, लेंस की क्षमता की मात्रा क्या होती है? डायप्टर होता है। तो इसमें कितना? 0 डायप्टर। चश्मे की, यानी धूप के चश्मे की शक्ति क्या होती है? 0 डायप्टर। कुछ जिसका आँख सब खराब रहता है, वो लेंस जो लगाया जाता है उसका भी कुछ उसका पावर होता है। पावर कुछ होगा। हाँ। चलिए, चलिए, आप चश्मा 0 डायप्टर। जरा दृष्टि दोष देख लीजिए, परेश बायोटिया। जरा दृष्टि दोष, इसमें क्या होता है? ना तो निकट की वस्तु साफ दिखती है, ना ही दूर की दृष्टि साफ दिखती है। यह दोष जो है ना, बुढ़ापे में क्लियरी मांसपेशियों में कमजोर होने से होता है। अच्छा, एक चीज जो है, जरा दृष्टि में ना तो निकट का दिखता है ना दूर का दिखता है, उसमें पूछता है कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं? बाइफोकल लेंस। अच्छा, एक चीज बताइए, लेंस वहाँ पर 2 रहता है, दिखेगा, नीचे में रहता है लेंस, ऊपर नीचे वाला जो होता है ना, उसमें उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, नहीं ऊपर वाला जो होता है उसमें अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ऊपर से दूर देखते हैं अब तक, जैसे नजदीक देखते हैं। अवतल लेंस के बारे में क्या बोले थे? अवतल लेंस को किस नाम से जाना जाता था? अवतल, अभिसारी, नहीं, अपसारी, लेंस, अपसारी। उत्तल, अपसारी लेंस। अभिसारी। दर्पण का विपरीत हो जाता है, अच्छा, अपोजिट। दर्पण का जस्ट अपोजिट किसमें? लेंस में, बोले थे ना। उत्तल लेंस रहेगा, उत्तल लेंस को क्या कौन होगा? अभिसारी होगा। ये नजदीक कुछ देखेगा, इसमें नीचा वाला जो होता है ना, उत्तल लेंस का उपयोग होता है, समझे। और आधा से ऊपर देखेगा, अवतल क्या कहते हैं, अवतल लेंस का उपयोग होता है। मान लीजिए छक्का है ना, छक्का मान लीजिए उत्तल लेंस नीचे ऊपर में कौन सी? अवतल लेंस। क्या बोले? चांद बना हुआ तो अवतल लेंस उत्तल लेंस रहता है, और वो जो आधा से जो ऊपर रहता है वो रहता है अवतल लेंस, समझे। बाइफोकल लेंस आप यूज करते हैं क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ क्लियरी मांसपेशियों में कमजोर होने लगता है, समझे। आप देखिए, अस्टिग्मेटिज्म यानी अबिंदुकता। अच्छा, इस दोष को शुद्ध करने के लिए, यानी अबिंदुकता को सिद्ध करने के लिए कौन सा पूछता है कि किसका उपयोग करते हैं? सिलिंड्रिकल लेंस या टोरिक लेंस का? सिलिंड्रिकल लेंस या टोरिक लेंस का उपयोग करता है। बेलनाकार लेंस। हाँ, बेलनाकार लेंस या टोरिक लेंस बोला जाता है। यानी अबिंदुकता में क्या होता है? हरा सूता सूता खड़ा। बिल्कुल। देखिए, खेती जरूर घुमा दो बोला अबिंदुकता में होता क्या है? पहले इसको देख लेते, पढ़ लेते हैं। भैया नहीं बुझले हम क्या हम बुझ गेलिए? आज बता बुझ जेतै, बता दै छी। नहीं, वो बता दै छी, कोनो बात नहीं छै।
यानी अबिंदुकता में क्या है, इस दोष के पीछे का कारण है कोर्निया का टेढ़ा मेढ़ा होना, कोर्निया का टेढ़ा मेढ़ा होना। इस दोष में प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर नहीं बनते और ये प्रतिबिंब वर्गाकार रूप में होते हैं। इस दोष के पीछे का कारण क्या है, कोर्निया का टेढ़ा मेढ़ा होना। और इस दोष में यानी अबिंदुकता में, एस्टिग्मेशन में, इस दोष में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जो बोले हैं अभी, समझे, क्षैतिज यानी क्या, ऐसे रहेगा तो आपको ऐसे दिखेगा, ऐसे रहेगा तो ऐसे दिखेगा, समझे? क्षैतिज, देखिए क्षैतिज हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, है ना। तो क्या कहते हैं इसमें, देखिए इस दोष में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों तर एक साथ स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं। यानी मतलब क्षैतिज रहेगा तो हॉरिजॉन्टल दिखेगा और हॉरिजॉन्टल रहेगा तो क्षैतिज दिखेगा। यानी ऊर्ध्वाधर रहेगा तो आपको क्या, क्षैतिज दिखेगा, क्षैतिज रहेगा तो ऊर्ध्वाधर दिखेगा। तो यानी उसमें जो है ना दोष अच्छी नहीं कर पाता है, क्लियर नहीं हो पाता है, इसलिए उसमें जो है सिलेंडर जो है बेलनाकार लेंस का उपयोग करता है या टोरिड लेंस का उपयोग करता है उसको दूर करने के लिए, समझे। अच्छा, स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। और दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए, दूर दृष्टि में 25 सेंटीमीटर से अधिक मीटर, यानी दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर से अधिक। अब नॉर्मल यहाँ पर देख लीजिए 3 पार्ट में है, स्वस्थ आँख और निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में है नियर पॉइंट, यानी निकटतम बिंदु कितना, 25 सेंटीमीटर, और दूरस्थ बिंदु कितना है, इनफिनाइट होगा, अनंत। इसमें स्वस्थ मनुष्य के लिए, मतलब स्वस्थ मनुष्य आँख में, अब देखिए निकट दृष्टि दोष में नियर पॉइंट पूछता है कितना, 25 सेंटीमीटर निकट दृष्टि दोष में। और क्या कहते हैं फार पॉइंट कितना हो जाएगा, अनंत से पहले, अनंत से पहले निकट दृष्टि दोष में। और दूर दृष्टि में नियर पॉइंट कितना होगा, ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर, अभी पढ़े हैं सूरत से 25 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। और फार पॉइंट कितना, अनंत, समझे। अच्छा, ग्लास फॉर मेकिंग लेंस, फ्लिंट कांच, कांच में उत्तल और अवतल दोनों की बिल्कुल। फ्लिंट कांच में जो होता है ना, उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों का। फ्लिंट कांच का करा कैसे, कांच का बड़ा करे छै, एकर यूज नहीं पता छै, लेकिन प्रिंटर कांच का डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है वो। तो पूछेगा फ्लिंट कांच में किस लेंस का उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, दोनों लेंस का उपयोग करते हैं, समझे। अब देखिए जैसे क्षमता निकाले छै ना, एकटा एकर यूज, एकटा एकर, जेना अभी बतेलो जे बुढ़ापा में जो छै अवतल उत्तल दोनों लगाना छै, तेना फ्लिंट कांच में उत्तल अवतल दोनों लेंस के यूज किया जाता है। अच्छा, ठीक है, सही बोले, ठीक है। अब देखिए रेटिना पर हम लोग जानते हैं प्रतिबिंब बनता है, आँख देखिए रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। मनुष्य के आँख के रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। दृष्टि की निर्भरता पूछा जाता है, परसिस्टेंट ऑफ आई विजन, यानी कितना सेकंड तक आपका जो है, जैसे हॉल में आप फिल्म देखते हैं तो कितना सेकंड तक जो आपका जो है माइंड में रहता है, 1/16 सेकंड तक, 1/10 सेकंड। लेकिन वैसे मान लीजिए अपना लोग कहेंगे 1/16 सेकंड याद रखना है, उस ऑप्शन अनुसार आप जो है ना देख लीजिएगा। ध्वनि और ये दोनों 1/10, लेकिन स्पेशल आई में 1/16 मार दिया। ध्वनि 1/10। जब न्यूटन की रंगीन प्लेट को घुमाया जाता है तो यह व्हाइट सफेद रंग की दिखने लगती है, यह दृष्टि की निर्बंधा की वजह से है, समझो। क्यों है, परसिस्टेंस ऑफ आई विजन की वजह से जो है क्या होता है, व्हाइट दिखने लगता है। मतलब जब न्यूटन की रंगीन प्लेट को घुमाया जाता है, एक ही बताइए, नहीं बुझिए, बता दीजिए, हम बता दीजिए। पुराना सीडी याद था, सीडी तो वो पतला वाला, ओकरा घुमेबो तो व्हाइट। अच्छा, एक चीज और, अभी जैसे अपना लोग पढ़े थे विजुअल डे के बारे में, विजुअल डे के बारे में तो न्यूटन ने ना खोज किया था विजुअल डे का, जिसमें 7 गो रंग है, विबग्योर से याद कीजिए, तो विबग्योर 7 गो प्लेट जो है इसको जो घुमाता है, यही ना, उसको घुमाता है तो कौन सा पूरा क्या कहते हैं रंग दिखाई देता है, व्हाइट कलर का दिखाई देता है। ये किसकी वजह से पूछता है, तो यही है क्या कहते हैं दृष्टि की निरंतरता या परसिस्टेंस ऑफ आई विजन की वजह से, समझे। आप देख लीजिए आगे, कैसे टेक्टर में फिल्म वाला देखना है, वो ऊपर रहे छुआ घुमेबो तो व्हाइट। आगे देख लीजिए यहाँ पर, पानी के अंदर वायु की बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। पानी के अंदर जो है वायु की बुलबुला किस लेंस की भांति, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, अवतल लेंस का ध्यान दीजिएगा। पानी की बूंद जो है ना उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है, पानी का बूंद जो है ना उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है, लेकिन पानी के अंदर जो है वायु का बुलबुला अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है, समझे, अंतर है दोनों। पानी का बूंद ऊपर से आता है, उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है, और पानी के अंदर वायु का बुलबुला अवतल लेंस व्यवहार करता है। एक लेंस जो पानी के बूंद उत्तल होय छै, लेकिन व्यवहार अवतल लेंस छै। कहाँ पे, पानी के अंदर, हाँ पानी ये उत्तल, लेकिन व्यवहार ऊपर अवतल के छै।
एयर बल्ब बिहेव लाइक ए कॉनकेव लेंस पानी का बूंद इनसाइड द वाटर, यानी पानी के अंदर, पानी के अंदर जो है ना कौन अवतल लेंस का व्यवहार करेगा? कौन की? पानी के बूंद उत्तर, पानी का बूंद हुआ उत्तर, उत्तर उत्तर उत्तल हुआ, पानी का बूंद पानी के अंदर उत्तल है। कैसे होता है? हाँ, पानी के अंदर जो है ना बुलबुला जाता है एयर वाला, वो अवतल लेंस का प्रयोग है, समझे? आँख की लेंस की शक्ति कितना डायप्टर होता है? 7 डायप्टर। 60 है। आँख सात। की आँख की लेंस लेंस की शक्ति 7 डायप्टर। अच्छा, मनुष्य की आंखें कितना मेगापिक्सल होती है? 576 मेगापिक्सल। मनुष्य की आंख 576 मेगापिक्सल। आपका जो कैमरा कितना मेगापिक्सल? आपका मेगा कितना? आपका ये जो है मोबाइल कितना? 50 मेगापिक्सल। आपका आंख देखिए 576 मेगापिक्सल, इसलिए देखते हैं कितना दूर तक देख लेते हैं। हैं? अभी तक सुने हैं 576 मेगापिक्सल कैमरा आया है। हाँ आया है, आया आया कौन से तने है? कैमरा है ना, direct से। भैया आँख- बहुत कुछ है, बहुत जाइए हाँ, है, show लेकिन- में देखिए। है तो इतना दूर से क्या नहीं देख रहा है? ऐसे घड़ी लगा हुआ उसमें कुछ 576 मेगापिक्सल कैमरा नहीं है। उससे ज्यादा है। नहीं, बहुत कम दिखा था। हैं? नहीं उसे कहा एकदम है, और उसे। अभी जो पढ़े हैं उसको देख लेते हैं। निकट दृष्टि दोष पढ़े हैं तुरंत। निकट दृष्टि दोष इसमें नहीं मिलेगा आपको। इसमें जो है निकट दृष्टि दोष में निकट की चीजें साफ दिखाई देती है, परंतु दूर की चीजें साफ नहीं दिखाई देते हैं, जो अपना पढ़े थे अभी तुरंत। इसमें प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है, बोले तो निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना से पहले, दूर दृष्टि में रेटिना के बाद बनता है, समझे? और नियरेस्ट पॉइंट अभी तुरंत पढ़े थे। निकट दृष्टि दोष में कितना? 25 सेंटीमीटर। फारदेस्ट पॉइंट कितना? और उसमें 25 से अधिक कम, अनंत से कम। एक चीज निकट दृष्टि दोष में जो है निकटतम बिंदु कितना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। लेकिन दूरस्थ बिंदु यानी फारदेस्ट पॉइंट कितना चाहिए? अनंत से पहले, नहीं, अनंत से निकट में पहले, अनंत से पहले निकट दृष्टि दोष में अनंत। अनंत से पहले, अनंत से पहले। निकट में निकट में कहाँ है? अनंत पहले बोले थे। नहीं निकट में 25। हाँ ठीक ठीक। अनंत से पहले होगा। न्यूनतम 25 ना, हाँ, न्यूनतम अधिकतम अधिकतम अनंत से पहले। अनंत से पहले। हाँ, लेकिन तो गलती नहीं कर सकते। बताते हैं। ठीक है, निकट से अनंत ये है, अनंत से पहले बैठ। चल आगे देखिए। अच्छा, एक चीज बताइए, निकट दृष्टि दोष जो होता है क्यों होता है? कारण क्या है? मैं तो यही भी है, नेत्र लेंस की अभिसारी शक्ति बढ़ने के कारण। नेत्र लेंस की अभिसारी शक्ति यानी कन्वर्जिंग फोकस दूरी के यही है। है। हाँ, पर जैसे बढ़ने के कारण, देखिए नेत्र लेंस की अभिसारी बढ़ने के कारण, ध्यान रखिएगा। निकट दृष्टि दोष में देखिएगा दोनों बढ़ने के कारण है, और दूर दृष्टि में देखिएगा घटने के कारण होगा। ध्यान दीजिएगा, नेत्र लेंस की अभिसारी शक्ति बढ़ने के कारण और क्या? नेत्र गोलक के आकार में वृद्धि के कारण, यानी नेत्र लेंस की अभिसारी शक्ति बढ़ने के कारण होता है निकट दृष्टि दोष। और उसके बाद नेत्र गोलक के आकार में वृद्धि के कारण जो है कौन सी होता है? नेत्र गोलक वृद्धि होगा तो दोनों में देखिए वृद्धि हो रहा है, बढ़िए रहा है, समझे? अब सुधार के लिए क्या किए थे? बाय यूजिंग निकट दृष्टि दोष में किस लेंस? अवतल लेंस का उपयोग किए थे। अब देखिए दूर दृष्टि दोष में क्या है? इसमें क्या है? निकट की चीजें साफ नहीं दिखाई देगा, लेकिन दूर का साफ दिखाई देगा। इसमें प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनता है, जो बोले हमें दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के बाद। नियरेस्ट पॉइंट कितना? 25 सेंटीमीटर से अधिक बोले थे अभी, यानी निकटतम बिंदु कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर दृष्टि दोष में। लेकिन क्या कहते हैं? अनंत। दूरस्थ बिंदु कितना होना चाहिए? इन्फिनिटी। अब कारण क्या है इसका? इसका भी तो कारण है, दूर दृष्टि दोष का कारण क्या है? इसमें घटने इसमें का देखिए नेत्र लेंस की अभिसारी शक्ति घटने का और नेत्र गोलक के घटने का। इसमें भी क्या है? नेत्र गोलक के आकार में घटने का है। इसमें दोनों घटिए रहा दूर दृष्टि दोष में। इसमें क्या है? सुधार करना है, बढ़िए उत्तल रहा लेंस का लगा दीजिए। क्वेश्चन पूछा हुआ है। लेंस पतला यही भी होने के कारण 25 नहीं सेंटीमीटर वाला पूछा हाँ, हुआ हैं? है। न्यूनतम वाला तो पूछा है। पूछा है। 25 सेंटीमीटर। हाँ, देखिए पूछा है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। नेत्र गोलक के आकार में घटने के कारण है। अब देखिए चश्मा correction लगा कर दीजिए सकते 3 हैं। अक्षर का। अच्छा, करेक्शन हाँ, सुधार के लिए देखिए, आपके दिमाग आप में पे जैसे आप ऐसे याद कर लेते हैं, समझे? यदि कोई व्यक्ति दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष दोनों से पीड़ित है, जो अभी लोग पढ़े थे, याद है? अच्छा, दोनों से परेश बायोपिया पढ़े थे। परेश बायोपिया ज्यादा दृष्टि दोष वही है। तो उसके आकार में फोकल लेंस यानी बाइफोकल लेंस का उपयोग किए थे। नीचे में क्या किए थे? कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। ऊपर में अवतल लेंस का उपयोग किए थे। देखिए मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष को कॉन्टैक्ट लेंस से ठीक किया जाता है। किस लेंस से ठीक किया जाता है? कॉन्टैक्ट लेंस से ठीक किया जाता है। क्वेश्चन पूछता है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष को किस लेंस से ठीक किया जाता है? कॉन्टैक्ट लेंस से ठीक किया जाता है।
और जो मतलब कॉन्टैक्ट लेंस जो है जिसको कहते हैं संपर्क लेंस लूसाइट के बने होते हैं। पूछता है संपर्क लेंस जो है किस चीज़ से बने होते हैं? लूसाइट से बने होते हैं। आप देखो परेश भाई की आप ये तुरंत इसी के बारे में है यहाँ पर जरा दृष्टि दोष, उसमें क्या था, वायु में वृद्धि के कारण होने वाले निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष क्या कहलाती है? जरा दृष्टि दोष या परेश वायु क्या कहलाती है? इसका कारण क्या है? जरा मतलब जो है आपको जरा दृष्टि दोष यानी परेश वायु होने का कारण क्या है? इसमें है पक्षावी मांसपेशियों के कमजोर होने की वजह से। अभी पढ़े थे ना अपना लोग क्लियरी मसल्स के क्या होता है वीकिंग के कारण यानी कमजोर होने के कारण जो होता है ना, ऐसा होता है। अब सुधार के लिए कौन सा उपयोग किया था? तुरंत किए थे बायफोकल लेंस। बायफोकल लेंस में क्वेश्चन यहाँ पर ये आया रहा था, उत्तर लेंस तो नीचे करते हैं, ऊपर में अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, लेकिन ऑप्शन में ये आया था उसको बायफोकल लेंस बोले थे। ऑप्शन में ये था कि आपको कॉन्वेक्स लेंस भी था, कॉनकेव लेंस भी रहे, तो आंसर कौन मारेंगे? ऑप्शन में दिया बायफोकल लेंस, सबसे पहले उसको आंसर मारेंगे बायफोकल लेंस को, उसके बाद मारेंगे किसको? उत्तर लेंस को मारेंगे, कॉन्वेक्स लेंस को, और उसके बाद मारेंगे कॉनकेव लेंस को। समझे? यदि प्रायिकता के घटते क्रम है, सबसे पहले किसको लेंगे? बायफोकल लेंस को लेंगे, उसके बाद उत्तर लेंस को लेंगे, उसके बाद लेंगे अवतल लेंस का। क्या है? घटता क्रम है, यानी सबसे पहले बायफोकल लेंस प्राथमिकता का है। सबसे पहले पूछ देगा आपको जरा दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग करते हैं? बायफोकल लेंस को जानते हैं, मान लीजिए बायफोकल लेंस लेंगे तो क्या मारेंगे? क्या मारेंगे? उत्तर लेंस को प्रार्थना देंगे। उसमें दोनों रहेगा ना, यदि रहेगा कि दोनों सही है तो दोनों को मारेंगे उत्तर, अब तो दोनों का उपयोग करते हैं, लेकिन दोनों नहीं रहेगा। यदि आपका कहता है बायफोकल लेंस नहीं रहेगा तब उत्तर, अरे तो बायफोकल रहेगा सब, तो बायफोकल ही मारेंगे क्योंकि उसमें दोनों ही आ जाएगा। यदि ऑप्शन में रहेगा उत्तर लेंस, अवतल लेंस रहेगा, और मतलब फिर रहेगा उसमें से दोनों तब दोनों मार देंगे, बायफोकल लेंस दोनों यूज करते ही हैं। यदि उसमें से नहीं रहेगा तो आप उत्तर लेंस पहले प्रार्थना दीजिएगा उसको, उसके बाद आप अवतल लेंस को प्रार्थना दीजिएगा। समझे? मेन यही था। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन जो पढ़े हैं दृष्टि दोष के बारे में। कितना पेज में? यहाँ पर ये बुक में है, पढ़ देते हैं, थोड़ी उसको नहीं निकालिए, फिर आगे बढ़ जाएंगे वहीं से। दृष्टि दोष देख लीजिए अभी जो पढ़े हैं। जब मानव नेत्र द्वारा रेटिना पर वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता है, रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है, नहीं बनता तो दृष्टि दोष कहलाता है। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर है जो पढ़े हैं। निकट दृष्टि दोष जिसको मायोपिया भी बोले हैं, नियर साइटेडनेस भी बोले थे उसको। इस दोष में नेत्र निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर का नहीं देख सकता है। अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य की दूरी बढ़ जाती है। नेत्र लेंस और रेटिना की दूरी क्या होती है? निकट दृष्टि में बढ़ जाती है, जो बोले थे आपको, बढ़ जाती है निकट दृष्टि दोष में, बोले ना दोनों बढ़िए जाती है। और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का? अवतल लेंस का करेक्शन के लिए। दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। दूर दृष्टि दोष यानी दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखता है लेकिन दूर का वस्तु स्पष्ट रूप से दिखता है। अर्थात नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर होना चाहिए। बोले तो दूर दृष्टि दोष में जो है निकटतम बिंदु कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। इस प्रकार के दोष में लेंस की गोलाई कम और फोकस दूरी में वृद्धि एवं क्षमता घट जाती है। नेत्र लेंस गोलाई कम हो जाती है, लेंस पतला हो जाता है। दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तर लेंस का उपयोग पढ़े अभी करेक्शन के लिए कौन सा लेंस? उत्तर लेंस। आप देखिए जरा दृष्टि दोष परेश बायपिया पढ़े तो बायफोकल लेंस का उपयोग जो करते हैं। वायु में वृद्धि के साथ नेत्र के सामंजस्य क्षमता एकोमोडेशन कैपेबिलिटी घटने से उत्पन्न दोष को जरा दृष्टि दोष परेश बायपिया कहते हैं। इस दृष्टि दोष में निकट व दूर दोनों को स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए दूर फोकल लेंस जो बोले थे बायफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। तो नीचे में दूर में दिखाई नीचे में हाँ उत्तर लेंस, ऊपर में दोनों में अवतल देखा जिन्हें दूर करने नजदीक से। तो एक खातिर हम कौन लेंस का उपयोग करेंगे? बायफोकल लेंस। नीचे में उत्तर लेंस, ऊपर में अवतल लेंस का उपयोग। अभिमुखता एस्टिमेशन एस्टिग्मेटिज्म अभिमुखता इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को वस्तु या तो क्षेत्रीय दिशा में या ऊर्ध्वाधर दिशा में धुंधली दिखाई पड़ता है। जो बोले थे ना वर्टिकल को क्या कहते हैं आदमी हॉरिजॉन्टल देख सकता है, यही बात गहरा देखने लगा अच्छी तरह। यही बात उन्हें समझ तक थे नहीं समझे, समझ गए, समझे में मास्टरी से। अभिमुखता के उपचार के लिए बेलनाकार लेंस बोले सिलिंड्रिकल लेंस या टोरिड लेंस का उपयोग करते हैं। समझे? सिलिंड्रिकल लेंस या टोरिड लेंस का उपयोग करते हैं। वर्णनता कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है? यह एक अनुवांशिक दोष है। कलर ब्लाइंडनेस क्या है? अनुवांशिक यानी हेरिडिटी डिजीज है जिसके कारण मनुष्य कुछ निश्चित रंगों जैसे लाल एवं हरा
में अंतर नहीं करता, यानी लाल को समझता है हरा, हरा में लाल को अंतर नहीं कर पाता, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। अर्थात इस दोष से यानी वह कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित व्यक्ति को दिखाई तो स्पष्ट देता है, परंतु वह विभिन्न रंगों में अंतर ऐसे नहीं कर व्यक्ति को पाता। रेलवे में छाड़ देता है, जब बिल्कुल छाड़ देगा। बिल्कुल छोड़ देगा। आप जो दृष्टि निर्भरता, परसिस्टेंस ऑफ विजन, रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब छाड़ दिया का संवेदन मस्तिष्क में कितना देर तक रहता है? 1/16 सेकंड। अर्थात नेत्र लेंस द्वारा देखे जा रहे किसी दृश्य को हटा दिया जाए तब भी वह दृश्य 1/16 सेकंड तक दिखाई देता रहेगा। दृष्टि का यह विशेष गुण दृष्टि निरंतरता यानी परसिस्टेंस ऑफ विजन कहलाता है। सिनेमा इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। सिनेमा किस सिद्धांत पर? दृष्टि निर्भरता या परसिस्टेंस ऑफ विजन पर कार्य करता है। समझे? आप फ्रिज के बारे में अभी पढ़ लेंगे आगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अच्छा, थोड़ा नेत्र के बारे में बताते हैं कुछ, आँख के बारे में कहिएगा तो बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ जाएंगे। आँख में जितना मेगापिक्सल कैमरा लगा हुआ है। 576 मेगापिक्सल। आँख देखो। अच्छा, कोई बात नहीं। फ्लिंट कांच में किसका उपयोग करते हैं? फ्लिंट ग्लास में इस लेंस का, उत्तल लेंस, दोनों का अधिक स्ट्रक्चर ऑफ बाइफोकल में भी दोनों का। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई उसमें नहीं होगा। मानव लेंस की संरचना, मानव लेंस की संरचना में कैमरा सब में उत्तल लेंस का, सुनिए ना, मानव आँख में जो है, आँख का कौन सा भाग डोनेट करते हैं? कॉर्निया, कॉर्निया, जो कॉर्निया। टिपट है, इंट्री गेट ऑफ लाइट, यानी प्रकाश भी यही से करता है, तो कॉर्निया से इंट्री करता है प्रकाश। समझे? जो है उसको बता देते हैं। आइरिस जानते हैं? पुतली कंट्रोल लाइट, यानी प्रकाश को नियंत्रित करता है कौन? आइरिस। वो जो है आपका आँख में जो पड़ता है, ये जो पितली बोलते हैं। हाँ। रेटिना पर बोले थे कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है, बोले थे। वास्तविक उल्टा और छोटा। हाँ। मानव नेत्र के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु देख लीजिए। अपवर्तनांक का बढ़ताक्रम, यानी सबसे छोटा कौन सी होगा? एक्वस ह्यूमर, जलिया कचाव। जलिया कचाव, एक्वस ह्यूमर यहाँ पर होता है, ठीक है। विट्रियस ह्यूमर यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट यहाँ पर पाया जाता है, अंध बिंदु यहाँ पर येलो स्पॉट पाता है, जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ कौन सी यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट क्वेश्चन आंसर करके पूछिए, बताइए। बता देते हैं। ये तो यहाँ आता है, समझ गए। पूछता है कि मानव नेत्र में जो है सबसे संवेदनशील कौन सा रंग होता है? पीला। हरा और पीला रंग। हरा रंग और पीला रंग के प्रति मानव नेत्र सबसे अधिक संवेदनशील होता है। सबसे अधिक हरा और पीला। हरा रंग का मतलब है। हाँ, हरा और पीला रंग। हरा और पीला अधिक संवेदनशील। पीला होइ छै हमरा, लाल और पीला दोनों प्रति मानव नेत्र, पीला होइ छै, हरा से हम नहीं जानते। लेकिन हरा और पीला दोनों से पूछे था गूगल महारानी से, बाद में पूछ लेंगे। मानव नेत्र ह्यूमन आई इज मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स कौन सा? ग्रीन पहला दिया हुआ, दूसरा येलो। हरा और पीला रंग के प्रति मानव नेत्र सबसे अधिक संवेदनशील होता है। मानव नेत्र की परास कितना होता है? मानव नेत्र 25 का सेंटीमीटर से इनफिनिटी। रेंज ऑफ ह्यूमन आई 25 सेंटीमीटर से कितना? इन्फिनिटी। 25 सेंटीमीटर तो क्या होगा? निकटतम बिंदु, और इन्फिनिटी कौन चीज? दूरस्थ बिंदु। परसिस्टेंस ऑफ हाई विजन पर तुरंत दृष्टि के हट, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु को हटाने पर रेटिना पर 1/16 सेकंड तक रहता है, जिसे दृष्टि के हट यानी परसिस्टेंस ऑफ विजन कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे बोले, सिनेमा हॉल में जब फिल्म देखते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन, आवाज़ की शक्ति पर है। नेत्र लेंस की वह क्षमता जिससे वह अपनी फोकस दूरी को संतुलित करता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन कहलाता है। मानव आंख में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाया जाता है। एक होता है रोड सेल, दूसरा होता है कौन सेल? रोड सेल जो होता है सेंसिटिव टुवर्ड्स लाइट, यानी प्रकाश के प्रति जो होता है ना, रोड सेल संवेदनशील होता है। और कौन सेल किसके प्रति? उसी से कौन? और उसी से कलर, यानी रंग के प्रति संवेदनशील कौन से? और क्या कहते हैं? लाइट के प्रति संवेदनशील कौन से? यहाँ में कमी के कारण कलर हाँ, कौन से कमी का? मतलब दू टाइप के होइ छै। एकटा एग्जैक्ट नाम नहीं होता, दू तरह के कॉन्सेप्ट छै। एकटा जो कम भए गेला, जे कलर तोरा कम छा वो भए गेला, तोरा वो कलर तोरा नहीं दिखाई। तो मानव आंख में कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है? 2 प्रकार। कौन पर है? एक रोड सेल, दूसरा कौन सेल। कौन सेल में कौन किसका सेंसिटिव होता है? किसके प्रति? रंग के प्रति। C4 कौन? और C4 कौन? कलर, यानी कलर के प्रति सेंसिटिव कौन सेल। और प्रकाश के प्रति सेंसिटिव कौन?
रोड सेल ROD रोड CSS सेल्स। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब क्या है इसमें? इसमें पढ़ना है प्रिज्म के बारे में। फ्री में पढ़ना है ना? पहले आइए हम देख लेते हैं। निकाल लीजिए आप पीडीएफ, आज का पीडीएफ। आज का पीडीएफ भेजे हैं देखिए। अब भेजे नहीं होंगे, देख लीजिए। रिले पर कितना सा अच्छा रिले बुक का डाउनलोड मार देते हैं। रिले एस्केपिंग पूरा बुक है ना? क्या हुआ? पीडीएफ नहीं आया क्या? बुक का PDF रहता है। चला गया। अच्छा लग रहा है पढ़ने में बुक का दोस्तों। कुछ देर के लिए थोड़ा खामोशी है, फिर स्टार्ट हो जाएगा। हम तो एक बार यही कहना चाहेंगे, फिर शुरू। हाँ, पेन जिस रंग की स्याही होगी, लिखावट भी उसी रंग का होगा। पेन जिस रंग की स्याही होगी, लिखावट भी उसी रंग की होगी। ठीक उसी तरह इंसान के मन में जैसे विचार होंगे, उसके कर्म भी वैसे ही होंगे। समझे? इसलिए दोस्तों इसलिए देखिए आगे निकल गया। चलिए आगे बढ़ाते हैं। हम लोग जानते हैं एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? कौन सा तत्व पाया जाता है वायुमंडल में? नाइट्रोजन। कितना %? 78%। उसके बाद ऑक्सीजन 20.99% यानी 21%। उसके बाद इनर्ट गैस एक ऐसा है जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। कौन है? आर्गन। कितना %? 0.8%। 0.8% पाया जाता है आर्गन। समझे? तो सब देख लीजिए, लगभग जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कितना %? 99% पाया जाता है। समझे? आज ऊपर से जो रोशनी आती है सूरज का, तो कैसा उसका कलर कैसा होता है? ऊपर से रोशनी आती है। हाँ, ऊपर से जो आती है, सूरज से जो रोशनी आती है, पहले शुरुआत में व्हाइट रहता है। सुबह में कभी भी आएगा व्हाइट ही आता है। ठीक है, वो होता है क्या? टकरा के बाद जब वायुमंडल से टकराता है ना, तब जाके जो है सात कलर उसमें जो है ना प्राथमिक कलर, सेकेंडरी कलर सब आ जाएगा। तब पता चलेगा कि आपको क्यों होता है। समझे? वहाँ से लेकिन व्हाइट आता है। वहाँ से व्हाइट ही आता है शुरुआत में। समझे? उसमें है एक है रेले प्रकीर्णन। इसका रेले प्रकीर्णन होता है रेले स्कैटरिंग। इसलिए स्कैटरिंग को एस कहते हैं। एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? 1/λ⁴। लैम्डा को क्या कहते हैं? वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य। पढ़े हैं ना तरंग दैर्घ्य? यानी जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होगा उसका प्रकीर्णन क्या होगा? कम होगा। और जिसका क्या कहते हैं तरंग दैर्घ्य अधिक होगा उसका प्रकीर्णन क्या बोलते हैं? ध्यान दीजिएगा, जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक उसका प्रकीर्णन क्या? कम। और जिसका तरंग दैर्घ्य कम होगा उसका प्रकीर्णन ज्यादा होगा। लेकिन देख लीजिए आप क्या कहते हैं वायलेट कलर का जो है उसका तरंग दैर्घ्य अधिक की कम? वायलेट कलर का विव जोर से याद कीजिए, VIVGYOR से। विव जोर से वायलेट का आपको तरंग दैर्घ्य कम की ज्यादा? सबसे कम होता है। इसलिए जो है उसका जो है कम जो होता है, इसलिए उसका जो अधिक प्रकीर्णन क्या होगा? ज्यादा होगा, ज्यादा विचलित होगा। तरंग दैर्घ्य चाल बढ़ती है, बाद बाकी सब कुछ ठीक, तरंग दैर्घ्य चाल बढ़े छै, अच्छा बाद बाकी सब चीज दुनिया घटे छै। तो ऊपर जाएगा। ठीक है, बना तो कई तो लोग नहीं से दिक्कत। हम लोग जानते हैं विवग्योर तो सबके याद है। तरंग दैर्घ्य चाल बढ़े छै, बाद बाकी दुनिया के सब चीज घट जाइ छै। विवग्योर देखिए जितना जानते हैं VIVGYOR। वैसे भी अपना लोग पढ़े सुनिए ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़े हैं ना, विद्युत चुंबकीय तरंगे या उसको क्या बोले थे? विद्युत चुंबकीय तरंगे या कौन सी विकिरण? कितना प्रकार? 7 को। कौन है उसका? रेडियो वेव, माइक्रोवेव, अल्ट्रा नहीं इंफ्रारेड, विजुअल नीचा से एग्जैक्ट ऊपर से बजा ऊपर से नीचा सब वहां से तोरा जनई बतेलिए न तरंग दैर्घ्य चाल बढ़े छै, तहन ओइयो में होइ छै। चला ठीक है, सीधा याद कर लो। लेकिन हमारा लास्ट में गामा किरणें है ना? ठीक है बोले एक्सरे गामा के अल्ट्रावायलेट रे उसको ध्यान दीजिएगा। बोले थे सर, बोले गा तू सब ओकर नाम अगला बार में गा गामा एक्सरे एक्स को पराबैग्नि दीर्घ अथी ने दृश्य विजुअल रे दृ ओ अब इंग्लिश में याद करवा है दे। बताते हैं हम करवा दिए उसको। तो ऊपर से याद रखिए रेडियो वेव्स, पहला दूसरा माइक्रोवेव। देखिए रेडियो पर गाना सुनते हैं, थोड़ा आवाज कम आता है तो रेडियो के बाद माइक्रोवेव से इंफ्रारेड अवरक्त हो गया और थोड़ा विजुअल रेज, और उसके बाद दिखने लगेगा विजुअल, समझे?
विजुअल के बाद कौन सी यूवी रे जिसको कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रे, हाँ, और उसके बाद एक्स रे, गामा उसके रे। बाद गामा रे। तो नीचा में जो गामा रे है ना, इसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम, ऊपर में जो रेडियो वेव्स है उसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक। सबसे अधिक होगा। लेकिन शुरुआत में जैसे बढ़ते जाएंगे तो तरंग दैर्घ्य ऊपर बढ़ते जाएगा मेरे तरंग पास। दैर्घ्य चाल बढ़ते जाएगा ऊपर तक। एनर्जी को सबसे अधिक बाद सबसे निचला के हाँ एनर्जी सबसे अधिक की करे तरंग दैर्घ्य और चाल बढ़े पे बाद बाकी दुनिया सब चीज घटा दे। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी भी घटे हुए हैं गामा के, सबसे कम गामा की फ्रीक्वेंसी। तरंग दैर्घ्य ककरा फ्रीक्वेंसी है ना तरंग दैर्घ्य कहै छी भैया। पकड़ ललके ठीक है बोले है। चलिए एनर्जी सबसे अधिक किसका होगा? गामा रे का। इसलिए वेधन सत्ता सबसे अधिक किसका होता है? गामा रे का होता है। एनर्जी जिसके पास रहेगा वहीं भेदेगा किला को, समझे? यहाँ पर देख लीजिए, हम जानते हैं रेड कलर का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसका प्रकीर्णन क्या होगा? कम होगा। ब्लू कलर इसके अपेक्षा में, किसके अपेक्षा में? मतलब क्या कहते हैं, इसके अपेक्षा में ना है, मतलब और सब ज्यादा लीजिए ऊपर का ब्लू सुपर जो है, यानी रेड और सबसे ज्यादा इसका तरंग दैर्घ्य होता है। किसका तरंग सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य? नहीं थी प्रक्रिया क्या बोलते हैं उसको? प्रकीर्णन कहिए। हाँ, क्वेश्चन पूछता है आप जो है दृश्य रे यानी विजुअल रे का जो होता है, विजुअल रे का जो होता है कितना होता है तरंग दैर्घ्य, कितना से कितना रेंज है ना? वीडियो से स्टार्ट होता है ना वायलेट से, उसका होता है 3977 सेमेस्टर में, 3900 स्टार्ट होता है यहाँ पे। वीडियो के पास आता है कहाँ तक? 78 सेमेस्टर। अगर बुक में हम लोग पढ़े हैं 4000 से 8000 है, बुकों में दिया हुआ नहीं दिया है 4000 से 8000। एनसीईआरटी छी 3900। हाँ 3977 से एनसीईआरटी का ही डाटा। नहीं ये ठीक है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिले प्रकीर्णन केवल तभी वैध है जब कणों का आकार प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की अपेक्षा अत्यंत क्या होगा? छोटा होगा, तभी है ना ये हो सकता है। अब देखिए खतरे के निशान लाल रंग के बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य प्रकीर्णन अधिक क्या होता है? प्रकीर्णन कम होगा, तरंग दैर्घ्य अधिक होगा। अधिक हो गया। इसलिए जो है ना उस तरंग दैर्घ्य की वजह से सबसे कम होता है विचलन, समझे? किसका? लाल रंग का। तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक तो क्या कहते हैं? प्रकीर्णन सबसे कम। बिल्कुल सही। किसी क्या बोले आप? लाल रंग का मतलब तरंग सबसे ज्यादा, हाँ सबसे प्रकीर्णन सबसे कम। हाँ बिल्कुल, उसका उल्टा इन्वर्सिव प्रोपोर्शनल, सीधा याद रखिए, इसको रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं। किसी अंतरिक्ष यात्री के लिए आकाश का रंग कैसा होता है? काला। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेयर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। वायुमंडल की उपस्थिति अनुपस्थिति के कारण, absent के कारण। मतलब काला दिखाई हाँ देता है। बिल्कुल। किसी अंतरिक्ष यात्री के लिए आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? काला रंग। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता है। आप देखिए यहाँ से और आकाश का वायुमंडल- रंग कैसा दिखता है? क्या बोले? यहाँ से नीला ब्लू। नीला दिखता है। जहाँ वायुमंडल आ जाएगा स्टार्ट, वहाँ पर कैसा दिखाई देगा? नीला। अब पूछता है आकाश का नीला रंग दिखाई देता है किसके कारण? प्रकीर्णन प्रकीर्णन के कारण। सही बात। ठीक है बोल? रंग कोई भी दिखेगा, कहीं भी क्वेश्चन मिल जाए रंग से रिलेटेड तो प्रकीर्णन। अब देखिए मनुष्य की आंख के लिए सबसे अधिक सुग्राही रंग कौन सा होता है? हरा और पीला रंग। ग्रीन और येलो कलर। सबसे अधिक संवेदनशील, बोलो। सबसे अधिक संवेदनशील ना। बोलो। पीला हाँ, देखिए मनुष्य की आंखों के लिए सबसे अधिक सुग्राही रंग कौन होता है? हरा और पीला। एक ही ध्यान दिए हैं, डॉक्टर सब क्लिनिक पास जाते हैं तो कौन सा कलर का रहता है? उसका जो है वो टंगा जो रहता है वो बोर्ड नहीं, उसका बोर्ड। जो- अरे क्या कहते हैं, बोर्ड कहते हैं। अरे यही सब जो है टंगा हुआ रहता है उसको कौन सी कहते हैं? पर्दा। पर्दा जो टंगा हुआ रहता है। येलो, हैं? हरा रहता है, इसीलिए बनाया जाता है, समझे? इसको सेंसिटिव रहता है, समझे? तो मनुष्य की आंखों के लिए सबसे अधिक सुग्राही रंग कौन होता है? हरा और पीला, ग्रीन और येलो। मनुष्य की आंखों के लिए सबसे अधिक सुग्राही रंग का तरंग दैर्घ्य पूछता है। मनुष्य के लिए यानी मनुष्य की आंख के लिए सबसे अधिक सुग्राही तरंग दैर्घ्य कितना होता है? कितना एंगस्ट्रॉम? 5500 एंगस्ट्रॉम होता है। मोस्ट सेंसिटिव वेवलेंथ फॉर ह्यूमन आईज कितना एंगस्ट्रॉम? 5500 एंगस्ट्रॉम होता है। अभी क्वेश्चन आएगा ही, इसलिए बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक बार फिर से बोलिए। मनुष्य की आंखों के लिए सबसे अधिक सुग्राही तरंग दैर्घ्य कितना होना चाहिए? 5500 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना मीटर? 10⁻⁻10 मीटर। एरोप्लेन में देखिए कलर ऑफ ब्लैक बॉक्स, यानी एरोप्लेन में जो ब्लैक बॉक्स होता है उसका रंग कैसा होता है? नारंगी, ऑरेंज कलर का होता है। कैसा कलर होता है? ऑरेंज होता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा है। एरोप्लेन में जो बॉक्स होता है, ब्लैक बॉक्स होता है ना, नीला। ब्लैक बॉक्स। एरोप्लेन में जो ब्लैक बॉक्स होता है उसका रंग कैसा होता है? नारंगी, ऑरेंज कलर का होता है। नारंगी कलर। ऑरेंज कलर का होता है। आज के मी प्रकीर्णन देख लीजिए। मी स्कैटरिंग, मी प्रकीर्णन के अनुसार सभी रंगों का प्रकीर्णन समान रूप से होता है। यदि कणों का आकार प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, तब होगा क्या? मी प्रकीर्णन होगा। देख लीजिए मी प्रकीर्णन के अनुसार सभी रंगों का प्रकीर्णन समान रूप से होता है यदि कणों का आकार
प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना से कितना अभी तो पढ़े हैं 3900 से 4800। प्रकीर्णन प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन नहीं करती है। प्रकीर्णन जो है प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करती है, नहीं करती है। टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन पर से बिल्कुल टिंडल टिंडल इफेक्ट। के प्रभाव पर हाँ, करते हैं। ठीक ठीक। अब देखिए प्रत्यास्था प्रकीर्णन और अप्रत्यास्था प्रकीर्णन। प्रत्यास्थ प्रकीर्णन इलास्टिक स्कैटरिंग और इन इलास्टिक स्कैटरिंग, यानी प्रत्यास्थ प्रकीर्णन और अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन। प्रत्यास्थ प्रकीर्णन को एग्जांपल है रेलवे स्केटिंग जो अभी पढ़े हैं, ये सब कौन है, इलास्टिक स्केटिंग का उदाहरण है। मी स्केटिंग भी कौन सी है, प्रत्यास्थ प्रकीर्णन का उदाहरण है। खतरे का सिग्नल देखिए, उदाहरण ये भी प्रकाश का हम जानते हैं ऊपर से प्रकाश आती है तो फोटन के रूप में होता है, फोटन के रूप में होता है ना, पैकेट कण के के रूप रूप में। में स्केटिंग है। कण के रूप में। हाँ स्केटिंग लाइट फोटोन होता है। एनर्जी ऑफ फोटोन बराबर पूछा था, एनर्जी ऑफ फोटोन ई बराबर एच कौन सी न्यू एच ई बराबर एच न्यू। और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, यानी फोटोन की क्या है, आवृत्ति है। एच बराबर प्लांक कांस्टेंट कितना होता है मान, 6.63 पावर माइनस 34 और कौन सी उसका एच ही बोल जूल दीजिए, पर सेकंड। जूल पर सेकंड। बहुत बढ़िया। एच का मान होता है प्लांक कांस्टेंट, इसका मान 6.6 × 10 पावर माइनस 34। 6 से तक छोड़ दिया कि 6.6 कह दीजिए। 3 से हाँ ठीक है, वो कह सके लेकिन 6.634 हाँ इंटू 10 पावर माइनस Into 10 power 34 minus जूल प्रति 34 सेकंड। देखिए इसमें क्या होता है, ये किसका मान है, ये समझाइएगा। प्लांक प्लांक कांस्टेंट का एच का मान होता है ई बराबर एच डायरेक्ट क्वेश्चन ई बराबर जो है ना एच न्यू जो है ना, तो एच का इसमें मान कितना होगा, एच का मान उसे एच कहता है कौन सी 6.634 Actually, ऐसा प्लांक गुना कौन ई जे फार्मूला लिखल छै ने ई प्लांक से देलकै है, प्लांक वैज्ञानिक ते ओकरे नाम पर प्लांक कांस्टेंट। एच जे छै ने कोइ कहै छै एच जे छै एच कहै छै प्लांक कांस्टेंट, ओकर मान पूछे छै कते 6.6 गुना 10 पावर माइनस 6.6 माइनस 34 34 गुना 10 पर माइनस 34 जूल पर सेकंड। नहीं माइनस 34 जूल पर सेकंड। 6.6 into 10 पावर माइनस 34 जूल प्रति सेकंड। आज देखिए प्रत्यास्थ प्रकीर्णन है क्या, उसको देख लीजिए। आने वाली फ्रीक्वेंसी और जाने वाली फ्रीक्वेंसी सेम वही रहे तो उसे प्रत्यास्थ प्रकीर्णन कहेंगे। और देखिए अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन किसको कहेंगे, आने वाली फ्रीक्वेंसी और जाने वाली फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी तो क्या होगा, अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन होगा। उसको एग्जांपल इसका हो गया कौन, रमन स्कैटरिंग, रमन प्रकीर्णन, रमन प्रभाव। अच्छा रमन को जो है कब मिला था उसको रमन पुरस्कार, रमन इफेक्ट के लिए 1954 नहीं 1930 में मिला था, 1930 में मिला था नोबेल नोबेल पुरस्कार 1930 में। चलिए अब आता है यहाँ पर रेनबो इंद्रधनुष, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। देखिए इंद्रधनुष के लिए क्या क्या चाहिए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण चाहिए। आखिर आप कहिएगा ना वर्ण विक्षेपण कहता किसको है, श्वेत प्रकाश के 7 रंग में टूटने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट, यानी श्वेत प्रकाश के कितने रंग में, 7 प्रकार, भिन्न की ओर से BIBGYOR जो दीजिए 7 को हो जाएगा। श्वेत प्रकाश के यानी ऊपर से जो लाइट आता है कैसा प्रकाश, व्हाइट प्रकाश रहता है, व्हाइट लाइट। श्वेत प्रकाश के 7 रंग में टूटने की घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो इंद्रधनुष के लिए क्या जरूरी है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जरूरी है। दूसरा देख लीजिए रिफ्लेक्शन जरूरी है, रिफ्लेक्शन में भी कौन चीज, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जरूरी है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जरूरी है। और तीसरा कौन सी है, रिफ्लेक्शन यानी अपवर्तन जरूरी है। इंद्रधनुष के लिए क्या क्या चाहिए, परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन में कौन सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, और उसके बाद प्रकाश का वर्ण विक्षेपण चाहिए तभी होगा। देखिए सन से व्हाइट लाइट गया, और देखिए ना ऊपर आप देखिए सन से व्हाइट लाइट गया, सूर्य से टकरा के कौन सी हुआ, रिफ्लेक्शन क्या हुआ यहाँ पर, परावर्तन हो गया। परावर्तन से फिर यहाँ टकराया यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। परिवर्तन करो कण में घुसा हो परिवर्तन, फिर टकराव परावर्तन, फिर पूर्ण ऐसा टकरे में हो तो भाई होता है। पहले अपवर्तन भेले ना, पहले घुसते ना। हाँ पहले अपवर्तन पहले अपवर्तन तब परावर्तन। हाँ पहले अपवर्तन। एक चीज बताइए सीधा कर दीजिए, आप देखिए हमसे आपसे पूछना चाहेंगे अपवर्तन पहले होते करती है, अपवर्तन में हम रिफ्लेक्शन एक चाहिए हम बता देते हैं कि जाने को आप सीधा जानिए विरोध माध्यम से आप सघन माध्यम में जाते हैं, कभी पढ़ेंगे तो सीधा मुड़ेंगे, विलोम से नजदीक आएंगे ना, नजदीक आएंगे, सघन में नजदीक आएंगे विरल से। और जैसे क्या कहते हैं सघन से विरल जाएंगे तो दूर भाग जाएंगे। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ आए नजदीक आए जो रिफ्लेक्शन है होगा, अपवर्तन पहले होगा, जो बोले हैं सही बात है।
पहले अपवर्तन है, क्योंकि हम विरोध सकन मारे हैं ना। क्योंकि एक चीज बताइए, एयर का उर्दू में पढ़े थे, अपवर्तन कितना होता है वायु का अपवर्तन? वायु का हाँ, होता है 1.008 नहीं 1.00003। निर्वात में कितना अपवर्तन? 3 × 10⁸ मीटर। निर्वात में अपवर्तन एक वो 4 है ऐसे देते और ऑप्शन रहता ना पता चल हाँ, लेकिन इसमें ऑप्शन देता है, जानते हैं क्या? एयर का अपवर्तन कितना होता है ऑप्शन में देगा, जानते हैं? 1.002 दिया है, 3 दिया है, 1.003 दिया है, समझे? 1.003 दिया है, 1.03 दिया है, 1.4 को 0 दिया है, 3 है ना, इसको देखिए 1.3 को 0 कर दीजिए, तब 3 कीजिए, समझे? किसका अपवर्तन? वायु का वायु का। वायु का। जल का अपवर्तन अभी याद करा देते हैं, जल का अपवर्तन कितना? 1.33। 1.33। ग्लास का अपवर्तन, कांच का 1.5, हीरा का 2.42, ठीक है, हीरा का 2.42। अच्छा, कि केरोसिन का 1.41, कहीं पर 1.39 भी है, सब कभी को नहीं, सभी को दोस्तों हीरा सबसे नहीं, ये तो हीरा से कठोर दुनिया में कोनो चीज बनले तो ओकरा ठीक है। हम बताते हैं, सुनो ना, हम बताते हैं कि लिखल के सिलिकॉन का 3.9 है अपवर्तन, ठीक है। उसके बाद जो है आपको अपवर्तन जो है जर्मेनियम का 4। सब हम जाने छियै कि वएह छै, हम जानि रहल छियै। से अपना को भाषा ये तो नहीं भाषा जे आखिर लिखल के कोन व्यूज हम ई जाने जाए छियै। हम भी तो ये जानना चाहेंगे आखिर लिखाया क्यों। देख लीजिए एक बार, सिलिकॉन का कितना अपवर्तन होता है, जर्मेनियम का अपवर्तन कितना होता है, ठीक है। लिए कोई दिक्कत की? तो एक चीज क्वेश्चन ये है, अपना लोग तो क्या पढ़े, इंद्रधनुष पर रेनबो करते हैं ना। अच्छा, इसमें होता है प्राथमिक रेनबो और सेकेंडरी रेनबो। प्राथमिक रेनबो जो होता है अधिक चमकीला होता है, और सेकेंडरी रेनबो कम चमकीला होता है। लेकिन प्राथमिक रेनबो जो होता है उसमें रेड कलर का पूछता है कितना डिग्री कोण पर रेड कलर होता है? 40 डिग्री कोण। हाँ, वायलेट 40 डिग्री कोण पर होता है, समझे? प्राथमिक इसमें पूछता है, जानते हैं क्या? प्राथमिक रेनबो में यानी प्राथमिक इंद्रधनुष में कितना 2 अपवर्तन होता है, 1 परावर्तन होता है, समझे? प्राथमिक प्राइमरी रेनबो में कितना अपवर्तन? 2 अपवर्तन, 1 परावर्तन। और सेकेंडरी रेनबो में कितना? 2 अपवर्तन, 2 परावर्तन। सेकेंडरी में 2 अपवर्तन, सेकेंडरी रेनबो में 2 परावर्तन और 2 अपवर्तन। ये क्या है 2 परावर्तन? 2 बार होता है, 2 बार होगा अच्छा, तब प्राथमिक 2 बार अपवर्तन होता है और 2 बार परावर्तन होगा ना, सेकेंडरी रेनबो। और एक बार में प्राइमरी अपवर्तन परावर्तन पूर्ण इसी तरह इसमें होगा 2 बार अपवर्तन 2 बार परावर्तन। नहीं एक बार इसमें 2 बार अपवर्तन और 1 बार कौन सी होगा? परावर्तन। इसमें प्राथमिक रेनबो। अच्छा, तो दोपहर के 12 बजे इंद्रधनुष नहीं दिखाई दे सकता, क्यों नहीं दिखाई दे सकता? दोपहर के 12 हाँ, अच्छा, इंद्रधनुष हमको सीधे आता है, सीधे आएगा तो। अच्छा, एक चीज बताइए, हमको इंद्रधनुष देखने के लिए कहाँ चाहिए? आपकी सूर्य कहाँ चाहिए? आगे पीछे चाहिए, समझे? इंद्रधनुष देखने के लिए हमको सूर्य कहाँ चाहिए? पीछे चाहिए, तब ना आप आगे देखिएगा, समझे? आप देखिए, इसको भी क्लियर करिए, समझ समस्या है इसमें, बता दें। एक चीज तो छोड़िए नहीं। अच्छा, अभी यही चल रहा है ना। एक चीज बता दें, कलर अभी पढ़ रहे हैं क्या? अरे मेजेंटा प्राथमिक द्वितीय और तृतीय पूरा रंग हाथ में। प्राथमिक में अपवर्तन 2 बार, ठीक परावर्तन 1 बार। उसमें 2 बार, सेकेंडरी में 2 बार परावर्तन 2 बार परावर्तन, 2 बार अपवर्तन। सेकेंडरी में का है सिलिकॉन जर्मेनियम सब हम तो ढेरी दिलका एके दुटा नहीं 5टा जगह लेकिन जाने जो शुद्ध मन नहीं देते शुद्ध नहीं दलके, लेकिन स्पेशल एक चीज में नहीं देते गैलियम आर्सेनाइड में देलके, गैलियम फॉस्फाइड में देलके, सिनेवार में देलके। चलिए इसे देख लीजिए, हम आपको बता देंगे। हाँ, ये देख लीजिए, समझ गया। प्राथमिक इंद्रधनुष के लिए कितना चाहिए अपवर्तन? 2 अपवर्तन, 1 परावर्तन चाहिए। सेकेंडरी रेनबो के लिए 2 अपवर्तन, 2 परावर्तन। 2 अपवर्तन और 2 परावर्तन। सबसे पहले अपवर्तन होता है। अपवर्तन क्यों होता है समझ गए होंगे, क्योंकि विरल से सकन में आता है, इसलिए। आप देखिए, आप देखते हैं व्यतिकरण और विवर्तन क्या है, इंटरफेरेंस व्यतिकरण क्या है, इसे पहले भी पढ़े थे। विवर्तन भी क्या है उसको पहले देख लेते हैं। एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं इसका व्यतिकरण का। तेल के धब्बों में रंगों का दिखना कैसा है? व्यतिकरण का उदाहरण है
मोर के पंख में रंगों का चमकना भी कौन सी व्यतिकरण का उदाहरण है इंटरफेरेंस। और साबुन के पानी के बुलबुले में रंगों का चमकना कौन सी व्यतिकरण का उदाहरण है। आप देखिए थॉमस यंग ने सर्वप्रथम प्रकाश के व्यतिकरण को प्रयोगात्मक रूप से दर्शाया था। अच्छा, व्यतिकरण के बारे में बता देते हैं। व्यतिकरण क्या है? जब प्रकाश किसी रुकावट से टकरा कर मुड़ जाता है तो इससे प्रकाश का क्या कहते हैं? विवर्तन, यानी उल्टा व्यतिकरण पहले, इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, सॉरी इंटरफेरेंस। व्यतिकरण अभी पढ़े थे ना। दो या दो से अधिक तरंगों का जोड़ना व्यतिकरण कहलाता है। दो या दो से अधिक तरंगों का जोड़ना क्या कहता है? व्यतिकरण। साबुन के बुलबुले का चमकना व्यतिकरण। समान तरंग देख के दूटा कलाला एना बनते वो तरंग दे फिर नीचों में एना हे तोर चलला हाँ, नहीं हाँ, दोसर हाँ। पर चढ़ा दो चढ़ा दिए। कतो मोटा कतो पतला दिखने व्यतिकरण। वह मोटा भेले दे चमकले एक साथ टकरा जेते चमक फिर एक जेते होना चाहिए हां कतो है हेतु છે એ છે इंटरफेरेंस व्यतिकरण की बात करो हेतु છે ना। हां है नोड एंटी नोड व्यतिकरण का उदाहरण देख लीजिए सबसे पहले परिभाषा देख लीजिए व्यतिकरण का इंटरफेरेंस। दो या दो से अधिक तरंगों का जोड़ना क्या कहलाता है? व्यतिकरण कहलाता है। साबुन के ऑप्शन देते एग्जाम्पल, साबुन के बुलबुले का चमकना व्यतिकरण के कारण, इंटरफेरेंस के कारण। लेकिन ऑप्शन में क्या रहेगा जानते हैं? ऑप्शन में यदि रहेगा इंटरफेरेंस और TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रहेगा तो सबसे प्राथमिकता किसको देंगे? व्यतिकरण को देंगे। और उसके बाद देंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन को देंगे। ऑप्शन बनाता है यानी साबुन के बुलबुले का चमकना व्यतिकरण तो हम लोग जानते ही हैं। ऑप्शन में यदि रहेगा TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी ऑप्शन में रहेगा। तो पहला मारेंगे किसका? व्यतिकरण के मारेंगे, समझो। पहले उसी को। यदि ऑप्शन में दोनों रहे तो इंटरफेरेंस को सही करना है। यदि ऑप्शन में दोनों रहे तो दोनों को सही कर देना है, बोथ कर देना है। दोनों होगा उसमें एक से अधिक। हाँ, एक दोनों रहेगा तो दोनों को सही कर देना। हाँ, एक से अधिक। अच्छा, व्यतिकरण का उदाहरण तभी देखिए लिए है, लेकिन इसका पढ़ लेते हैं। प्रकाश का व्यतिकरण क्या है यहाँ पर दिया हुआ। समान आवृत्ति, समान तरंगेज, नियत कालांतर और लगभग समान आयाम की दो प्रकाश तरंगे का एक दूसरे पर क्या होना? अध्यारोपित होना। एक दूसरे पर क्या होना? अध्यारोपित हो जाना। आपको क्या कहलाती है? समान अध्यारोपित कर देना क्या कहलाती है? प्रकाश का व्यतिकरण। तो उसमें व्यतिकरण में पूछता है ए मैक्सिमम ए मैक्सिमम बराबर क्या होता है? A1 + A2। A1 प्लस एम्पलीट्यूड होता है। आयाम समझते हैं किसको कहता है? आयाम आपको ही बताए थे, कुछ याद है? आयाम के बारे में बताए थे। मैक्सिमम जो होता है वो बता दो। मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। मैक्सिमम जितना उठते ना हाँ, मैक्सिमम उठते हुए की मैक्सिमम उठते या मैक्सिमम मैक्सिमम उठते हुए मैक्सिमम हाइट उसको कुछ नाम कहता है, बता दे। मैक्सिमम हाइट चलो ठीक है, ऊपर में दिया, लेकिन उसको विस्थापन मैक्सिमम विस्थापन मध्य का विस्थापन ये जो है ना, ये जो है ये इसका मध्य का विस्थापन जो है ना, इसी कहता को आयाम एम्पलीट्यूड। इसको ए से आप सूचित डिनोट करते हैं। ये तू लेकिन इतना बड़का देता सटका जाता दोनों बात समझ ठीक समझ लो। ए मैक्सिमम बराबर कौन सी देख लीजिएगा यहाँ पर A1 है और नीचे में क्या है A2 है। दोनों का आप आधारोपित करते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देख लीजिए क्या है, एक दूसरा पर क्या करते हैं, आधारोपित करते हैं। उसमें पूछता है ए मैक्सिमम क्या होता है। जब दोनों जुड़ जाएगा ए मैक्सिमम बराबर कौन सी हो जाएगा A1 + A2 ए मैक्सिमम में। ऐसे में देखिए ए मिनिमम क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अब विनाशकारी व्यतिकरण जो होगा, विनाशकारी व्यतिकरण में देखिए क्या होगा, ए मिनिमम बराबर A1 - A2 हो जाएगा। विनाशी लिखना है, विनाशकारी नहीं लिखना है, विनाशी विनाशी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, विनाशी व्यतिकरण। आप देखिए समान आवृत्ति के दो प्रकाश तरंगों के, अभी तो आगे देख लेंगे अभी। यही भेले विनाशी, ये जे दोनों जता मिलले हाँ ई भए गेलै विनाशी विनाशी भए गेलै, ई अविनाशी अविनाशी वाला जेकरा कहै छै कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो उदाहरण देख लीजिए कि कौन है व्यतिकरण का उदाहरण में इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिए, तेल के धब्बों में रंगों का दिखना कैसा है, इंटरफेरेंस के कारण होता है। और मोर के पंख में रंगों का चमकना भी कौन सी, इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण कारण। और साबुन के पानी के बुलबुले में रंगों का चमकना कौन सी, व्यतिकरण के कारण। देखिए व्यतिकरण के बारे में सर्वप्रथम जो है बोला क्या था, थॉमस यंग ने सर्वप्रथम प्रकाश के व्यतिकरण को प्रयोगात्मक रूप से दर्शाया था। रंग का व्यतिकरण सिद्धांत, रंग का व्यतिकरण सिद्धांत। आप देख लीजिए कौन सी, विवर्तन का उदाहरण एग्जाम्पल पहले देख लीजिए। कलर्स इन CD और DVD में जो होता है इसके कारण होता है, व्यतिकरण के कारण चमकता है, समझे। CD का विवर्तन के कारण, सॉरी डिफ्रैक्शन।
अच्छा क्या सीडी का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ देता है। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी का फुल फॉर्म डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। डिजिटल वर्साटाइल डिस्क कभी कभी फुल फॉर्म पूछ देता है। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। और सीडी और डीवीडी में रंगों का चमकना किसके कारण? विवर्तन रिफ्लेक्शन के कारण। होलोग्राम में रंगों का चमकना। होलोग्राम समझे तो क्या कहते हैं? किताब पर किताब पर चिपकना होता है, देखो ना किताब पर है चमकना डिफ्लेक्शन के कारण विवर्तन के कारण चमकै छै। किसके कारण? डिफ्लेक्शन के कारण चमकता 3D है। साइज में दिखा लगता 3D साइड में प्रकाश के विवर्तन देख लीजिए क्या है। प्रकाश का किसी छिद्र से गुजरते समय या अवरोध के किनारे के चारों तरफ मुड़ जाना क्या है? तो प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। योग डायरेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया, जानते हैं ऑप्शन में देख पूछ दिया है। प्रकाश का विवर्तन क्या है? संभव नहीं है। प्रकाश का हाँ इधर कौन बात पूछिए। प्रकाश का किसी छिद्र से गुजरते समय या अवरोध के किनारों के चारों तरफ मुड़ जाना प्रकाश का क्या कहलाती है? विवर्तन कहलाती है। प्रकाश के विवर्तन के लिए छिद्र या अवरोध का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। उसका कोटि का होना चाहिए ना। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए 10 ना। के पावर -7 के जब तक नहीं होते तब तक प्रकाश के विवर्तन। अच्छा प्रकाश यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है प्रतीत होता है क्योंकि उसका कौन सी होगा? तरंगदैर्घ्य कौन सी होता है? हैं? छोटी है बहुत छोटी होता है। तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है। क्योंकि आप देखिए क्या बहुत छोटा छोटा कण इसका रेंज कितना है बताइए तो। प्रकाश का जो है रेंज कितना है? कि संकेत करण 7 रंग फुटे थे ना, उसका रेंज कितना अमितोष पर में 3977 4000 से 8000। तो क्वेश्चन पूछता है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, गमन करता प्रतीत होता है क्योंकि यह वातावरण द्वारा अवशोषित नहीं होता है। यह वायुमंडल के ऊपरी भाग द्वारा प्रतिबिंब है। इसकी तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी है, इसकी गति बहुत बड़ी है। इसकी तरंगदैर्घ्य क्या है? बहुत छोटी है। इसलिए अब देखिए एक कोने या छिद्र के आसपास से गुजरने पर प्रकाश का झुकना डैश कहलाता है। अभी तो परे है ना विवर्तन। एक कोने या छिद्र के आसपास से गुजरने पर प्रकाश का झुकना या मुड़ना विवर्तन या डिफ्लेक्शन बोले तो तुरंत। घर सब में देखने हम धूप हाँ धूप पे थोड़ा सा निकले जाए विवर्तन नहीं कारण सीधी हाँ डिफ्लेक्शन में खिड़की तो नहीं लाइट के मारे छे। टॉर्च मारे और उसमें देखिए क्या रंग का उसमें धूल कन दिखता है। झुलकर पूरा उसमें पता चल जाता है। हम धूल वाले धूल हाँ अब क्वेश्चन है यहाँ पर इंटरव्यू निकालते हुए सामने। अब सफेद रोशनी में दिखने वाले साबुन के बुलबुले रंग दिखाते हैं, इसके लिए जिम्मेदार घटना कौन है? विवर्तन। इंटरफेरेंस पर है व्यतिकरण। हाँ, हाँ। सफेद रोशनी में दिखने वाले साबुन के बुलबुले व्यतिकरण रंग के दिखने कभी कभी चमके वाला सेंस जे भी क्वेश्चन में था ना कभी 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 तोरा व्यक्तिगत। साबुन के कभियो तोरा लगातार देखे छै चमक ना। कभी चमके छै कभी चमके वो व्यतिकरण इंटरफेरेंस व्यतिकरण हो रहा है। ठीक है जो हर वक्त चमकते रहता है वो हो गया विवर्तन डिफ्लेक्शन विवर्तन। आप देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत सबसे अच्छा एक वर्णी प्रकाश है? यानी मोनोक्रोमेटिक लाइट है कौन? ऑप्शन है एक मोमबत्ती, बल्ब, मरकरी ट्यूब, लेजर। देखते हैं मारते हैं फोक देखते एक तरफ दिखता है ना। एक ही जगह। हाँ मोनोक्रोमेटिक लाइट है समझे? कौन सी? लेजर। कहाँ याद है आपको? कहाँ मेला में हो गया वही लगा समझ गए हैं दोस्तों, समझ गए हैं। आगे बढ़ाते हैं। प्रकाश की प्रकृति पढ़े हैं कल भी। डबल नेचर होता है, डबल नेचर होता है। उसमें पढ़े थे वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। वेव नेचर का कौन दिया था वैज्ञानिक? वेव नेचर के बारे में हाइगन्स बोला था, पता है? हाइगन्स। कर्णिका का और न्यूटन। पार्टिकल नेचर के बारे में किसने बोला था? न्यूटन बोला था समझे? न्यूटन दिया था। ठीक है अब देखिए क्वेश्चन पूछता है वेव तरंग का उदाहरण है कौन कौन? 3 को याद कर लीजिए। इंटरफेरेंस और डिफ्लेक्शन यानी इंटरफेरेंस क्या है? इंटरफेरेंस व्यतिकरण, विवर्तन और पोलराइजेशन। पोलराइजेशन समझते हैं क्या? ध्रुवीकरण। पोलराइजेशन क्या है? ध्रुवीकरण उधर भी बोले थे आपको। कुछ बोल रहे हैं क्या? अभी चलेगा क्या? अच्छा एक चीज बता अभी क्या पूछ रहे थे? अजी पोलराइजेशन के बारे में। पोलराइजेशन किसको बुलाता है? क्वेश्चन ध्रुवन किसका उदाहरण? ध्रुवन जो बोले थे ट्रांसवर्स वेव्स का है कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स का है? ध्रुवन क्या जा सकता है? किसका क्या सकता है? ध्रुवन तरंग 2 प्रकार के बोले थे ना। अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग। ये अनुदैर्घ्य तरंग का इन अनुप्रस्थ तरंग भी कर सकते हैं। ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण होता क्या है? ध्रुवीकरण का कॉपी लाए हैं इसका। किसी एक पॉइंट पे निश्चित करना प्रकाश की रोशनी। मान लीजिए सुनिए प्रकाश रोशनी में आते हैं डिफरेंट तरफ आता है और उसको क्या कीजिएगा एक ही तरफ मोड़ देना। मान लीजिए इधर एक कर दिए ना उसको, या ऐसे भी कर दीजिएगा, वही होगा ध्रुवीकरण।
यानी मतलब ही एक तरफ बॉल पे ध्रुव पे हाँ, उसको हाँ, एक ही पहुंचाना कर है। देना, यानी आता तो पहले बहुत पार्ट में आता है, लेकिन उसको एक ही पार्ट में ठीक कर देना, उसको कहते हैं फुल रे अनुप्रस्थ रंग है। अनुप्रस्थ रंग, अनुप्रस्थ बोलने रंग का तरह कर से। सकते हैं, आप बोल रहे हैं, आपने बोलने का तरीका बदल सकते हैं, आपको भाषा चारों तरफ फैल रहा है, किसी एक तरफ भेज सकते हैं उसको। दूसरा भेज सकते हैं। ध्वनि कौन सी है? अनुदेश तरंग है ना, चलिए हम देखते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है, वो तो ध्वनि है, लेकिन प्रकाश है आपको कौन सी? अनुप्रस्थ रंग। अनुप्रस्थ रंग प्रकाश को बोले एक थे तरफ आपको। भेज सकते हैं, हाँ, तो जिसको भेज सकते हैं अनुप्रस्थ हो जाएगा। हाँ? एक तरफ जिसको भेज सकते हैं। हाँ, जिसको एक तरफ जिसको एक देंगे तरफ- उसको अति कर जिसको सकते सीधा हैं। कारण ऊपर से हो गया ध्रुवीकरण यहाँ पे। एक तरफ अति कर सकते हैं ना इसको। लेकिन ध्वनि को कभी नहीं कर पाएंगे। ध्वनि कर ध्वनि को पाइएगा, नहीं कर इसी तरफ हो जाएगा। आप एक चीज में यो बोले थे, कंपन कैसा होगा उसमें? ध्वनि ट्रांसवर्स बेस में कौन सी होगा? परपेंडिकुलर होगा, लंबवत, याद है? लंबवत, हाँ, हाँ। लंबवत होगा, उसमें हाँ। क्या बोले थे? समानांतर होता है। हम्म। किसमें? अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में बताए थे नहीं सब, हाँ। इसलिए ध्यान रखिएगा। तो तरंग पूछता है, तरंग प्रकृति का उदाहरण कौन कौन है जो हैगर्स दिया था? व्यक्तिकरण, विवर्तन, ध्रुवीकरण। हाँ, बिल्कुल सही, तीनों। पार्टिकल में कौन सा हो गया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और दूसरा हो गया कौन चीज? कंपन इफेक्ट, न्यूटन दिया था, समझे? लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स, प्रकाश फोटोन नामक कणों से मिलकर बना है। फोटॉन्स को क्या कहते हैं? पैकेट्स ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा का थैले के रूप में। आप प्रकाश जो है एनर्जी के रूप में रहता है। तो जाके थैले और उसमें भी कौन सी है? उसमें भी ऊर्जा, ऊर्जा, एनर्जी ऊर्जा। है ना, एनर्जी है उसमें भी। आप देखिए ऑप्शन सुनिए, कौन सी घटना प्रकाश के कण यानी पार्टिकल प्रकृति के, पार्टिकल नेचर का है? देख लीजिए, तुरंत आ गया। अब तुरंत पर है ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए विवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवीकरण किसका उदाहरण पड़े? अभी वेव नेचर का, वेव नेचर। यानी तरंग प्रकृति का उदाहरण पड़े, तो समझे? आगे जाइए। तो वो तो अपना ऊपर भी कर लिया तुरंत, प्रकाश जो है डबल प्रकृति होती है। लेकिन एक चीज और जान लीजिए, डोविसन जर्मर प्रयोग ने सिद्ध किया था कि इलेक्ट्रॉन का भी डबल नेचर होता है। इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन का भी प्रकाश का डबल होता है। नेचर होता है और तो जानते इलेक्ट्रॉन, करते हैं, अच्छा, ठीक है। लेकिन जान इलेक्ट्रॉन का भी लीजिए- डबल नेचर होता है। हाँ, जान लीजिए, डेविसन जर्मर प्रयोग ने सिद्ध किया था कि इलेक्ट्रॉन का भी क्या होता है? डबल नेचर। डबल ने डेविसन जर्मर, समझे? प्रयोग ने सिद्ध किया था कि इलेक्ट्रॉन का भी कुछ ही होता है, डबल नेचर होता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है। डेविसन, DAVISSON, डेविसन जर्मर प्रयोग ने सिद्ध किया था कि इलेक्ट्रॉन का भी कौन सी होता है? दुई नेचर प्रकृति होती है, यानी डबल नेचर प्रकृति होती है। श्वेत प्रकाश के क्वेश्चन देख लीजिए, श्वेत प्रकाश के इसके घटकों में विभाजित होना कहलाता है। श्वेत प्रकाश कुछ ही तौर पर है। श्वेत प्रकाश का 7 अंगों में टूटना क्या पढ़ाए थे अभी? डिस्पर्सन, विक्षेपण बोले थे ना। श्वेत प्रकाश का 7 अंगों में टूटना कौन सी कहलाता है? विक्षेपण। विक्षेपण कहता है, डिस्पर्सन कहता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। अब देखिए, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है कैसा? दोनों प्रकाश का जो है विकिरण की प्रकृति कौन सी होता है? कण और पार्टिकल के तौर पर है ना, वेव और पार्टिकल दोनों नेचर का होता है ना, तो दोनों हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। टेरेस्ट्रियल हीटिंग होगा पहला, और दूसरा है कौन सी? रिफ्लेक्शन ऑफ, नहीं पहले देख लीजिए क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए, उसके बाद इनमें से किस तथ्य के कारण मरीचिका बनता है? मरीचिका ऑप्शन है, परावर्तन। हाँ ऑप्शन है, जानते हैं कौन सी? टेरेस्ट्रियल हीटिंग यानी स्थलीय तापमान, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन। एक चीज बताइए, प्रकाश का विवर्तन होगा प्रकाश का मरीचिका बनने के लिए? नहीं होगा। मरीचिका क्या है? मरीचिका नहीं समझते? टोटल इंटर रिफ्लेक्शन प्रकाश का विवर्तन नहीं होगा। अच्छा, मरीचिका बताओ। जब चले छ सड़क पर चमकबो खूब करे। धूप रहता, धूप। खूब धूप छै, तोरा कभी कभी लगता कि पानी सड़क पर आबै पानी लागल छै। हाँ, आया नजर आबै छै, ओकरे कहै छै मरीचिका। लेकिन जैसा पानी नजर आबै नहीं छै, लेकिन तोरा लागै छै मेन रोड पे सब पे लगता है। जब हम तोरा वही ऑप्शन देलियै तो डायरेक्ट दिमाग में आबि जेतौ, आबै छै ना, होइ छै। तो मरीचिका। हाँ, ओकरा स्थलीय तापमान भी ओहिमे छै, तापमान में भी जरूरी छै, और कौन चीज? परावर्तन कारक। अरे सूर्य वापस आबै छै, परावर्तने का टकराबै छै, तब जाकर नहीं देखलो। एक चीज बताइए, प्राथमिक रेनबो में क्या पढ़े थे? क्या बड़ा अपवर्तन, क्या बता रहे? प्राथमिक रेनबो प्राथमिक में दो 2 बार बार अपवर्तन, अपवर्तन, 1 बार एक बार परावर्तन। परावर्तन। सेकेंड रेनबो में 2 बार अपवर्तन, 2 बार परावर्तन। बिल्कुल, तो बात यही है, समझे? ये क्या कहते हैं, इसमें कौन सी आ जाएगा? मरीचिका के बनने में कौन सी आएगा? परावर्तन होगा इसमें, समझे? अपवर्तन नहीं होगा, प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा, प्रकाश ना का विवर्तन परावर्तन होगा। एक चीज होगा, और ध्यान प्रकाश दीजिएगा का अपवर्तन इसमें, होगा। मरीचिका में ध्यान दीजिएगा, मरीचिका में नीचा में लिखा हुआ है टोटल इंटर रिफ्लेक्शन प्लस, मेन वही छै। यानी कुल आंतरिक परावर्तन के साथ यदि रिफ्लेक्शन रहेगा तो इसको पहले मारना है सही। यदि आपको सिर्फ टोटल इंटर रिफ्लेक्शन नहीं रहेगा, यानी कुल आंतरिक परावर्तन नहीं रहेगा, इसको सेकंड में मारना है सही, यदि ऑप्शन के अनुसार। यदि 3 में रिफ्लेक्शन रहेगा तब इसको प्राथमिकता देना है, यानी पहला प्राथमिकता किसके साथ? टोटल इंटर रिफ्लेक्शन के साथ यदि रिफ्लेक्शन रहेगा तो इसको पहला प्राथमिकता देना है, समझे? समझे? तो पूर्ण आंतरिक, तो इसमें देख लीजिए अपवर्तन भी दिया हुआ, अपवर्तन को दूसरा तीसरा में आया कंडीशन, इसलिए इसको नहीं लेके हम किसको लेंगे? क्योंकि 4 तो आएगा नहीं, विवर्तन तो होता नहीं है इसमें, ये दोनों तो ऐसे कट गया ऑप्शन के अनुसार। इसलिए हम मेरा कौन सी? एक और
3 सही हो गया। तो प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश परावर्तन होता कहाँ है इसमें होता है पूर्णांतिक परावर्तन के लिए नहीं होता है। इसमें कुछ ही होता है टोटल इंटरप्रिटेशन पूर्णांतिक परावर्तन होता है और कोई कहते हैं रिफ्लेक्शन यानी अपवर्तन होता है। दूसरा प्रश्न किसको पूर्णांतिक परावर्तन को, तीसरा कौन सी अपवर्तन को। तो यहाँ पर जो है आपको अपवर्तन तो हो गया तीसरा में, पहला तो स्थलीय तापमान। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। अभी तुरंत अपना लोग पढ़े थे मानव आंख तरंग, मानव आंख तरंग, मानव आंख दृश्य प्रकाश दृश्य तरंग के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है। वो कितना एंगस्ट्रॉम? 5500 एंगस्ट्रॉम। कोई दिक्कत आ गया है? क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो क्वेश्चन है यही यहाँ पर लिखा हुआ है, जान लीजिएगा। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश तरंग, प्रकाश अनुप्रस्थ, प्रकाश तरंग अभी तुरंत बोले अनुप्रस्थ तरंग। और ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग। ध्वनि तरंग कैसा? अनुदैर्ध्य तरंग। और क्या कहते हैं आपको? प्रकाश तरंग कैसा? अनुप्रस्थ तरंग। जो किसका पोलराइजेशन आप कर सकते हैं, ध्रुवीकरण कर सकते हैं, समझे? एक और आप मोड़ सकते ध्वनि का ध्रुवीकरण नहीं हो सकता, लेकिन ध्वनि का मोड़ सकते हैं, नहीं मोड़ सकते हैं, इसलिए इसका पोलराइजेशन नहीं हो सकता। क्वेश्चन पूछता है किसका पोलराइजेशन कर सकते हैं? प्रकाश का। प्रकाश का कर सकते हैं। प्रकाश में भी कोई बोलेगा किस तरंग दैर्ध्य का, तब अनुप्रस्थ तरंग का, ट्रांसवर्स वेव का, है ना? ट्रांसवर्स वेव का। निम्नलिखित तत्वों को विचार कीजिए, देख लीजिए आगे में क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित तत्वों को विचार कीजिए। आकाश के नीला दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश का परिकीर्णन। सही बात है। इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण है प्रकाश का परिकीर्णन। धरती वर्ण विक्षेप वर्ण विक्षेपण नहीं है, परिकीर्णन है। इंद्रधनुष के 7 रंगों का टूटना कौन सी कहलावे है? वर्ण विक्षेपण है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट पढ़ने रहो ना। आज देखिए सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखने का कारण प्रकाश का परिकीर्णन, ये सही है। एक और कौन सी? 3 सही है, समझे? अब ऐसा देख ला प्रकाश विद्युत प्रभाव, अभी तुरंत पढ़ लीजिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अभी बताए थे, प्रकाश का डबल नेचर होता है। एक कौन सी पढ़े थे? वेव नेचर और दूसरा पार्टिकल नेचर। तो कौन सी कहते हैं, कौन सी का किसका उदाहरण है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर का उदाहरण है। मानिए प्रकृति का उदाहरण है प्रकाश विद्युत प्रभाव की। इसमें आता है कौन सी सूत्र? डायरेक्ट एच बी बराबर कौन सी? W + 1/2 mv² आता है, हाफ mv² आता है। होता क्या इसका उदाहरण से समझ जाइएगा। जब एक उपयुक्त आवृत्ति की विकिरण एक धातु की सतह पर टकराती है तो इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है और यह घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा निकलने वाली इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाता है। यानी होता क्या है इसमें, जब एक उपयुक्त आवृत्ति की विकिरण एक धातु की सतह पर टकराती है, यानी यहाँ से यहाँ पर टकराया, सतह पर सरफेस पर टकराया, तो क्या होगा? सतह पर टकराता है तो इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगती है। इलेक्ट्रॉन कुछ ही होता है, यहाँ निकलने लगती है। टकराया तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और यह घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। तथा निकलने वाली इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाता है। यानी इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। और जो क्या कहते हैं, जहाँ पर यह घटना होती है उसको क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। एच न्यू बराबर क्या है? W + हाफ mv²। W बराबर क्या है? वर्क फंक्शन यानी कार्यफलन है। कार्यफलन वह न्यूनतम ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉन्स की सतह तक आने के लिए चाहिए, समझे? कार्यफलन वह न्यूनतम ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉन्स को सतह तक आने के लिए चाहिए, वही है कौन सी? कार्यफलन। अब देखिए उत्सर्जित होने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या विकिरण की तीव्रता पर निर्भर करता है। यानी उत्सर्जित होने वाली फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या किस पर निर्भर करती है? विकिरण की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पर निर्भर करती है उत्सर्जित होने वाली इलेक्ट्रॉन की संख्या, समझे? आगे बढ़ते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा या नहीं, यह विकिरण की आवृत्ति पर निर्भर करता है। यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा कि नहीं, या किस पर डिपेंड करेगा? विकिरण पर, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पर डिपेंड करेगा, समझे? प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा कि नहीं। यहाँ देख लिया आइंस्टीन के बारे में, पढ़े अपना लोग। आइंस्टीन दिया था E = mc² भी दिया था। उसको क्या कहते हैं? सापेक्षता का सिद्धांत, प्रकाश के कण सिद्धांत का। हाँ याद रखें। हाँ कोई एक चीज और है इसमें, अपना लोग पढ़े थे ना क्या? कौन सी बोलना दिया? E = mc² इसे बड़ा कोई नहीं कहते। आइंस्टीन से दोबारा और कौन सी कैसे? सापेक्षता का सापेक्षता या अपेक्षता। हाँ आइंस्टीन को देखिए, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1921 में मिला था। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार 1921 में प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसका है? इसी का है, आइंस्टीन का है। प्रकाश विद्युत प्रभाव पूछ देगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव किसका है? किस वैज्ञानिक का? आइंस्टीन का। न्यूटन के कण सिद्धांत को किसने प्रूव किया? यानी बोल देगा आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को किस वैज्ञानिक सिद्धांत क्या था? आइंस्टीन ने। बोल देगा आपको आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1921 में मिला था। आप देखिए C.V. रमन के बारे में जान लीजिए। नोबेल प्राइज विनर C.V. रमन को नोबेल पुरस्कार रमन इफेक्ट के लिए मिला था। कब मिला था? 1921
1930 में कुछ जगह आपको रमन इफेक्ट के लिए जो है सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1930 में मिला था। समझे? आप कलर थ्योरी पढ़ेंगे, कलर वाला लगे तो पहले इसको पढ़ देते हैं जो पढ़े हैं अभी। फ्रीज के बारे में देख लीजिए। किसी समांगी पारदर्शी माध्यम का वह भाग जो किसी कोण पर झुके हुए दो फ्रीज संतुलन के मध्य होता है, फ्रीज कहलाता है। कोई दिक्कत? आगे देखिए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बुझे ना, 7 रंग में टूटना। एक और क्वेश्चन बताओ, प्रिज्म में क्या सकता फ्रीज में क्या सकते हैं? फ्रीज में क्या सकते हैं? वन में क्या घुसा? वन में क्या सकते हैं? वन में 3 घुसा तो वन बना दो। सॉरी प्रिज्म बने वक्त क्या घुसा? फ्रीज के लिए 17 राइट होता है। चलिए और खाना भाई लोग। एक दो अच्छा एक मिनट तो जाना पड़ेगा। 1 2 3 है ना, ये एक मुख्य बन एना प्रिज्म बन में सकता में निकालने से 4 हो गए। 1 2 3 4 अच्छा ना 1 2 3 4 अच्छा बहुत बढ़िया। फ्रीज फ्रीज में कितना था? 4 गाड़ी में घना में 6, 1 2 3 4 5 6 किनारा 8, जो है 6 समझ गए। किनारा घन 12 किनारा, 12 किनारा 12 किनारा 12 होगा घना में भी सब। हाँ सब दोनों। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण देखिए, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। जब सूर्य के श्वेत प्रकाश का किरण पुंज किसी फ्रीज पर होकर अपने अवयवी रंगों के प्रकाश किरणों में विभाजित हो जाती है तो इस परिघटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। प्रकाशीय वर्ण विक्षेपण से प्राप्त विभिन्न प्रकार के रंगों का समूह पर वर्ण क्रम यानी विबग्योर यानी 7 रंगों में टूटना बोले थे। 7 रंगों में टूटना क्या कहलाती है? विबग्योर या स्पेक्ट्रम कहलाता है। स्पेक्ट्रम भी इसी को हाँ स्पेक्ट्रम विबग्योर कहिए या स्पेक्ट्रम, बात है या वर्ण क्रम, वर्ण क्रम वर्ण विक्षेपण वन क्रम भी कह सकते हैं तीनों। प्रकाश का विवर्तन अभी पढ़े हैं, डिफ्लेक्शन, वही सीडी डीवीडी वाला याद है? सीडी डीवीडी वाला। विवर्तन, जब प्रकाश किरण ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें अति सूक्ष्म आकार के कण विद्यमान हो तो इन कणों के द्वारा प्रकाश का कुछ भाग सभी कण के विद्यमान हो तो इन कणों के द्वारा प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को प्रकाश का परिकिरण कहलाता है। लॉर्ड रेले के अनुसार किसी रंग का परिकिरण उसकी तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है, यानी तरंगदैर्घ्य पर डिपेंड करता है कि इनका परिकिरण होगा कि नहीं होगा। लाल रंग के प्रकाश का परिकिरण कौन सी होगा? सबसे अधिक कि सबसे कम? सबसे अधिक लाल रंग का तरंग है। हाँ, तो परिकिरण कौन सी होगा? कम होगा, कम। सबसे कम होगा, बिल्कुल। बैगनी तथा बैगनी रंग के प्रकाश का परिकिरण क्या होगा? सबसे अधिक होगा, क्योंकि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम। प्रकाश के परिकिरण का उदाहरण देखिए क्या क्या है। खतरे का सिग्नल लाल होना परिकिरण का उदाहरण है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखना भी कौन सी? परिकिरण के कारण। आकाश एवं समुद्र का नीला रंग दिखना कौन सी है? परिकिरण के कारण है। इंद्रधनुष पर है अभी रेनबो। यह परावर्तन, अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण की प्रक्रिया से बनता है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। इंद्रधनुष सदैव कहाँ? सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देगा, समझे? यानी सूर्य इधर हुआ है तो हमको कहाँ दिखेगा? आगे दिखाई पड़ेगा। कौन सी? इंद्रधनुष रेनबो। लेकिन आपको सूर्य कहाँ होना चाहिए? आपके पीछे होना चाहिए, तब दिखाई पड़ेगा। आगे रहेगा तो नहीं दिखाई पड़ेगा। और बड़ा विषय दोपहर में नहीं दिखाई दिखाई नहीं पड़ेगा। आपको ऊपर सीधे रहेगा, कौन सी परपेंडिकुलर रहेगा। प्रकाश का ध्रुवन देख लीजिए, अभी पढ़े हैं ना प्रकाश ध्रुवन, पोलराइजेशन ऑफ लाइट वेव। जब किसी प्रकाश तरंग में होने वाले कंपन सभी दिशाओं में न होकर केवल तरंग के संचरण दिशा के लंबवत होती है, यह परिघटना कौन सी कहलाती है? प्रकाश का ध्रुवन कहलाती है। इस प्रकार के प्रकाश के समतल ध्रुवीय प्रकाश कहलाते हैं। ध्रुवन केवल अनुप्रस्थ तरंगों में होता है। देखिए ध्रुवन कौन? ट्रांसवर्स वेव्स। ध्रुवन कहाँ पर होता है? किस तरंगों में होता है? अनुप्रस्थ तरंगों में होता है। क्यों होता है समझ गए हैं? जब यह प्रकाश एक से अधिक दिशाओं में कंपन करे तब प्रकाश अध्रुवित प्रकाश यानी अनपोलराइज्ड लाइट कहलाता है। मोमबत्ती का प्रकाश, विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट आदि कौन सी है? अध्रुवित प्रकाश का उदाहरण है। अनपोलराइज्ड लाइट है क्योंकि सबको आप कर सकते हैं, एक जगह कर सकते हैं। मोमबत्ती के लाइट को कर सकते हैं, विद्युत बल्ब को कर सकते हैं एक जगह, ट्यूबलाइट को कर सकते हैं। ये सब कौन सी है? अध्रुवित अनपोलराइज्ड लाइट है। प्राथमिक, द्वितीयक तथा पूरक रंग। अभी रंग के बारे में देखते हैं। कलर थ्योरी के बारे में बता देते हैं। सबसे पहले प्राथमिक रंग में पूछता है कौन कौन होता है? रेड, लाल, प्राथमिक रंग में कौन चीज? RGB से याद देखिए,
प्राथमिक कलर पूछता है कौन कौन होता है? लाल, हरा और नीला। RGB ब्लू। ब्लू RGB लाल हरा नीला प्राथमिक कौन रंग सा रंग RGB कहेंगे? लाल हरा नीला। लाल हरा नीला को कौन सी कहेंगे? प्राथमिक रंग। प्राथमिक उसको इसे याद रखिए, RGB से याद रखिए। RGB रेड, रेड ग्रीन ग्रीन और ब्लू ब्लू वो कौन सी कहेंगे? प्राथमिक प्राथमिक रंग रंग। कहेंगे। प्राथमिक क्वेश्चन पूछता है कलर टीवी जो अपन लोग यूज करते हैं उनसे कौन सा रंग, उसमें जो है कौन सा कलर उपयोग करते हैं, कौन सा मतलब आप कह सकते हैं रंग, यानी प्राथमिक रंग यूज करते हैं कि सेकेंडरी रंग यूज करते हैं? तो कलर टीवी में जो उपयोग होता है प्राथमिक रंग उपयोग करते हैं। प्राथमिक रंग में कौन कौन अभी पूछे हैं रंग? RGB से कौन सी? रेड ग्रीन ब्लू रेड ग्रीन ब्लू। अब मोबाइल में जो मोबाइल में आपका जो है मोबाइल में भी कौन रंग? मोबाइल प्राथमिक रंग मोबाइल। अब लैपटॉप जो है प्राथमिक कैसे कहेंगे इसको समझाइए। लाल हरा नीले उसमें ज्यादा दिख रहा है क्या? प्राथमिक रंग का इसमें उपयोग दिखता होता है कहाँ? लाल हरा नीले का उपयोग किया जाता है इसमें। लाल हरा नीले का ही उपयोग किया जाता है प्राथमिक रंग इसमें हाँ। लाल हरा अच्छा एक चीज बताइए, सुनिए, आप टीवी में क्यों लाल हरा नीला क्यों उपयोग करते हैं? आपसे क्वेश्चन है। टीवी में लाल हरा नीला उपयोग करते करते हैं हैं। या उसमें आता है जो है? हैं? आप बता दो। मजाक। अच्छा बता दो दोस्तों, बता दो। टीवी मोबाइल के खोलना या हां अंदर के जो प्लेट आवे छै ओकर कैपेसिटर लागल छै, छोटका 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 कैपेसिटर चल सकता है? कैपेसिटर समझे छो? नहीं समझ समझे जो नहीं अथी ट्रांसफार्मर जगह छोटका छोटका रहता है। छोटका छोटका ढेरी एगो बैटरी गोलका छै, बैटरी से के ओमे दूटा तार निकलल छै लागल छै सटल छै। हाँ हाँ राइट। ओ तू रंग देखियो कौन 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 है? लाल हरा नीले एगो न्यूट्रल काला छोड़ के बाद बाकी तोरा ई जे कहल का प्राथमिक रंग लाल हरा नीला के उपयोग करे छै। तो मोबाइल खोलबो ना तो खोल के देखियो मोबाइल पे। सर खोलिए मोबाइल अपना। हां तो उसको टूट जाएगा नहीं तो खुलेगा। मजाक में ला ले छै, कहां दिखै छै? प्राथमिक रंग उदाहरण कौन कौन होगा? प्राथमिक रंग में लाल हरा और नीला और याद रखिए। अब यूज कहाँ होता है? कलर टीवी में, मोबाइल में, लैपटॉप में भी। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन पूछता है लाल हरा नीला यदि मिल जाएगा तो कौन सा कलर आएगा? प्राथमिक रंग। वो तो है ही काला। व्हाइट। हां व्हाइट व्हाइट लाइट आएगा, समझे? लाल हरा नीला। लाल हरा नीला यदि जुड़ जाएगा सब मिल जाएगा तो मिल जाएगा तो कौन सा होगा कलर? व्हाइट लाइट White हो यानी जाएगा। श्वेत प्रकाश दिखाई देगा, समझे? आप देखिए बताते हैं, ये तो पढ़ लिया प्राथमिक में। सेकेंडरी कलर देख लीजिए, लाल हरा नीला देख लिए। अब इसे याद रखिए, CM याद रखिए या YCM से याद रखिए। आपको याद करने का तरीका आप देखिए कैसे याद कर सकते हैं। इसे याद तो करने को हम बता देबा एक रंग एक बेर हंसे वाला लाइन को समझा देबा तो बताओ। तो हम जे छै ना दुई तरीका से जानै छियै। तू पता ना तो अथी रफ वाला लब रफ लावा हम 1 सेकंड हैं? समझा देबा। रफ नहीं ना बजा, नहीं तो रफ है तो रुका अभी तो बता थे कलम से कर दे। कलम है आपको दिए हैं बिल्कुल सही। कहाँ है? है रुकिए, पीछा में कीजिए कुछ भी मतलब हम देखिए समझाने का तरीका जानते हैं। उल्टा क्यों दिखा? देखिए हम जैसे समझाएंगे वही जानते हैं। हम जानते हैं कौन सी रेड। कलम मेरा वाला कहाँ है? आप हाँ, लिखा नहीं समझ। नहीं कलम ले लीजिए, लाइए। है देखिए रेड, हम ऐसे किया रेड, लाल हरा है ग्रीन, लाल हरा नीला ब्लू। प्राथमिक कलर हो गया। सेकंड में हम कैसे याद रखें पता है? फिगर बना सकते हैं। सुनिए सेकंड में हम क्या YCM से याद रखें। यहाँ मार देंगे येलो, हाँ सियान लग दिया यहाँ पर कौन सी लग रही है? मैजेंटा। हमको ऐसे याद रखिए, यदि बीच में यदि मिल जाएगा कौन सी हो गई? वाइट कलर। हमको इसे याद रख लीजिए, लाल हरा नीला रहेगा तो प्राथमिक कलर। देखिए इसको YCM से याद रखिए, YCM। यदि रेड और ग्रीन के बीच में कौन सी रखिए? Y रखिए और यही ऑर्डर में चलेंगे। YC से सियान, M से मैजेंटा। इसको याद करने का क्या तरीका है? हाँ आप तो की कहे चाहे छो बोलो। लाइन पर के छ नहीं लाइन पर है, वहाँ पर है। वो वीडियो को ऑफ करा था। वीडियो थोड़ा ऑफ कर बेकार के हंसते कोई लाइन पर। नहीं कोई दिक्कत नहीं, बताने दीजिए। नहीं बताने दीजिए। बताइए ना आपको। है सर? काट जाएगा काट दे मोबाइल लेना नहीं सर बताइए, कोई बात नहीं। हंसेगा तो क्या दिक्कत? कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत हंसेगा तो क्या? हंसेगा तो सीखेगा। हाँ चलिए। रावड़ी यादव गोबर चुने बिहार देखा कलम दोसर को हाँ कलम रेड लीजिए। रौशन रावड़ी और रेड। ठीक छ रेड भए गेल वाई
G C B M रेड भाग लो, येलो भाग लो, ग्रीन भाग लो, सियान भाग लो, ब्लू भाग लो, मेजेंटा भाग लो। प्राथमिक रंग तीनों कोन पर लाल हरा नीला ई दूटा मिलाद होती रंग, ई दूटा मिलाद होती रंग, ई दूटा मिलाद होती रंग, व्हाइट बीच में व्हाइट ई और एकरा मिलाद हो व्हाइट, एकरा मिलाद हो व्हाइट, एकरा मिलाद हो व्हाइट, तीनों प्राथमिक मिलाद हो व्हाइट। बस एक तरह ई लेन याद रखे पड़ता। चलो ये देख लो हमें कहना याद करें जो दिखाए वो क्या से लिखे ऊपर नीचे तब याद करो। फोटो खींच लीजिए। फोटो खींच लीजिएगा, ये लीजिएगा। अब हम देखिए कैसे बताए थे, लाल हरा नीला याद रखिए, रावड़ी। सब में घुसाइए। एक मिनट हम भी बताए थे, लाल हरा नीला रखिए इसे, ठीक है। YCM से याद रखिए, YCM से। तो लाल और हरा के बीच में Y रखिए, Y फॉर येलो, और C से सियान और मेजेंटा। आप देखिए याद करने का तरीका, जैसे हम येलो और सियान को मिला देंगे तो ग्रीन कलर बन जाएगा। और यदि आप कोई मेजेंटा और सियान को मिलाएंगे तो ब्लू कलर, और यदि आप मेजेंटा और येलो मिलाएंगे तो रेड कलर मिलाएंगे। आप देखिए बताते हैं, रेड ग्रीन ब्लू मिलाइएगा तो कैसा कलर, व्हाइट कलर। और यदि आप क्या कहते हैं, आप येलो बनाइए, सियान बनाइए, मेजेंटा मिला दीजिएगा, ये क्या आएगा, कौन सी कलर, नहीं ब्लैक कलर, ब्लैक कलर आ जाएगा, ब्लैक कहाँ है? ब्लैक कलर आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। सेकेंडरी कलर में तो आप तो जानबे करते हैं, प्राथमिक कलर में कौन सी होता है, लाल हरा नीला, लाल हरा नीला ब्लू, RGB से याद रखिए, RGB रेड ग्रीन ब्लू, RGB। ठीक, प्रथम समझ गए। सेकेंडरी में ये उत्तर है। दोनों बात है, कोनो दिक्कत नहीं। सेकेंडरी वाला कौन सी पढ़े, अभी जरूरी है उसका, लगिए सर, अभी तो पता ही नहीं। दूसरा देख लीजिए, दूसरा वाला में कौन सी पढ़े, CYM से बोले थे याद रखने के लिए, या YCM से बोले थे याद करने के लिए। CYM से या YCM से हम बोले थे, तो यहाँ पर दूसरा लिखा हुआ है, लेकिन हम याद किए YCM से। तो येलो सियान मेजेंटा से याद बोले थे, ठीक है। ये बताते हैं, यदि तीनों मिला दीजिएगा ना तो कलर पूछता है कैसा कलर आता है, तो ब्लैक लाइट आता है, मतलब तीनों भी मिला देंगे। इसको याद करने जानते हैं कैसे बोला था, CMYK से बोला याद करने के लिए, यानी सियान मेजेंटा और कौन सी येलो मिला दीजिएगा तो कौन सी कलर होगा, ब्लैक, यानी BLAC के लास्ट में के याद काला। काला नहीं याद रखिए। प्रिंटिंग मशीन, सुनिए, प्रिंटिंग मशीन जो आप लोग उपयोग करते हैं उसमें देखते हैं काला अच्छा, उसमें कौन कौन रंग लगता है प्रिंटिंग मशीन में? प्रिंटिंग मशीन में काला रंग आता है, सेकेंडरी कलर का उपयोग करते हैं। उसमें जो है ना, उसमें जो है ना सियान मेजेंटा येलो, यानी YCM का उपयोग करते हैं, येलो सियान और मेजेंटा का उपयोग करते हैं, तब काला बनता है। इसलिए काला वहाँ पर दिखाता है। क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन बार पूछा है, प्रिंटिंग मशीन में कौन सा कलर यूज करते हैं, द्वितीय कलर द्वितीय कलर में बोलेगा कौन कौन मिलके जो काला रंग बनता है, मेजेंटा। CYM से याद रखिए, सियान मेजेंटा और CYM, सियान येलो और मेजेंटा, है ना, सियान येलो सब मेजेंटा। प्राथमिक का मिलाद हो व्हाइट, सब सेकेंडरी का मिलाद हो याद करिए, सेकेंडरी फर्स्ट वाला, सेकेंडरी फर्स्ट वाला का प्राथमिक कलर मिलाइएगा तो कौन सी, व्हाइट कलर, और सेकेंडरी मिलाइएगा तो ब्लैक कलर। सेकेंडरी समझ गया। आप देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछता है, सियान देखिए बताते हैं, रेड और कौन सी है, सियान, रेड और सियान कौन सी कैसा कलर है, पूरक रंग है, दोनों मिला देंगे तो कौन सी आ जाएगा, व्हाइट कलर आ जाएगा, है ना। इतने नहीं भाग पैसे गेलो ठीक है। तो तोरा तो पता छा, याद ख्याल रही बता दिला। हाँ इतना पूरा रंग समझावा कैसे कर। हाँ, तो नहीं कुछ नहीं चाहिए, खाली है ही याद कर लेते, ओकर बाद अपने लिख देते। कते को बने वो नहीं कुछ नहीं, दू खाली फिगर बने वो आई पर बैठा तो वो खाली चॉइस पर ध्यान रखे। व्हाइट रंग बनबे ले जे दूटा मिक्स भऽ रहल छै दोसर पूरक छै, बस दोसर पूरा किसी आ जेना। तो रेड और सियान देखो, रेड और सियान मिले हो तो व्हाइट आबि गेला, देखो कोना कोनी। यदि आबे तो देखो येलो और कौन चीज मिलेबे, ब्लू मिलेबे तो व्हाइट चले देखला, येलो और ब्लू मिलेबे तो व्हाइट कलर आप देख लेते हैं। ब्लू को लिखे छै ई भऽ गेला, ग्रीन और मेजेंटा मिलाएंगे तो कौन चीज, व्हाइट आ जाएगा। आप देखिए, ब्लू एंड ग्रीन को मिलाने पर कौन सा रंग बनता है, ब्लू और कौन सी, ब्लू और कौन सी, ग्रीन, सियान। ये बीच में देखिए कौन है, सियान। सियान आंसर देखिए फर्स्ट में, ब्लू और ग्रीन बीच में कौन आया, सियान, समझे। कोना में मिलाइएगा तब ना व्हाइट आएगा, यदि आसपास मिलाइएगा तो कौन सी आएगा। या मान लीजिए आप पूछेगा क्या ब्लू और येलो को मिलाएंगे अच्छा, ब्लू और रेड मिलाएंगे तो हाँ मेजेंटा बनेगा, और रेड और ग्रीन को मिलाएंगे तो येलो बनेगा। आप देखिए कोना कोनी दे देगा, रेड और सियान को मिलकर कौन सा कलर है तो व्हाइट, और यदि येलो और ब्लू को दे देगा कौन सी, व्हाइट, और ग्रीन और मेजेंटा को दे देगा कौन सी, व्हाइट। ग्रीन और ब्लू, है ग्रीन और ब्लू, ग्रीन ब्लू तो सियान बन जाएगा। ऑप्शन देखिए ना, जब क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, जब लाल नीला और हरे प्रकाश की किरणें एक ही स्थान पर पहुंचती है, कौन कौन, RGB देख लीजिए, RGB है ना, लाल हरा नीला है तो कौन सा रंग,
अभी तो पर RGB व्हाइट है, देखिए प्राथमिक व्हाइट व्हाइट हाँ व्हाइट है, देखिए ऑप्शन में है व्हाइट है। हाँ। ऑप्शन आगे में जाइए। रंगीन टेलीविजन में अपना लोग अभी रंगीन टेलीविजन में रंग 3 प्राथमिक रंगों के संयोजन से निर्मित होता है। कौन कौन रंगीन कलर का कौन कौन? RGB रेड हाँ ग्रीन हाँ बिल्कुल, देखिए ऑप्शन में कहाँ है, देख लीजिए उसका आंसर वही है ना। चलिए है ना, वही है। आप देखिए तुरंत ही बुक खत्म हो जाता है। लगे तो आप कहीं पर नहीं पूछो, तुरंत से पढ़ के खत्म। प्राथमिक एवं द्वितीय तथा पूरक रंग देख लीजिए। कौन चीज मेरा है ये? अरे आप रखिए अपना, टिकट वाला कहाँ, टिकट कहाँ? देखिए टिकट अभी टिकट क्या लीजिए? जरूरी पड़ेगा। देखिए प्राथमिक प्रकाश के 7 रंगों में लाल तथा हरा एवं नीला रंग अभी RGB से रखे हैं। कौन सी? रेड ग्रीन और ब्लू रंग प्राथमिक रंग होते हैं। सही बात है। प्राथमिक रंगों के मिश्रण से प्राप्त रंग द्वितीय रंग कहलाते हैं। द्वितीय रंग कौन सी? प्राथमिक रंग के मिश्रण से ही प्राप्त होता है। कौन सी? द्वितीय रंग। जैसे हो गया हरा प्लस लाल, देख लीजिए हरा प्लस लाल यहाँ से आइए, हरा और लाल मिलते हैं। कौन सी? येलो। देखिए है येलो यानी पीला, और नीला प्लस लाल, नीला यानी ब्लू और कौन सी? लाल। तो मेजेंटा है, नीला प्लस हरा देख लीजिए, नीला प्लस हरा यानी सियान, उसी को कहता है मोरपंखी नीला। समझे? आप देखिए प्राथमिक और द्वितीय रंगों के मिश्रण से प्राप्त रंग पूरक रंग होता है। प्राथमिक और द्वितीय को मिलाने में कौन सी? पूरक रंग होगा। प्राथमिक हो गया और ये कौन सी हो गया? द्वितीय रंग। प्राथमिक यही हो गया, ये द्वितीय की मिला देंगे तो कैसा कलर? व्हाइट है ना। प्राथमिक और द्वितीय रंग मिश्रण से प्राप्त रंग पूरक रंग कहलाते हैं। लाल प्लस मेजेंटा देख लीजिए, लाल प्लस कौन सी? मेजेंटा कहाँ आया? लाल प्लस कहाँ है? लाल प्लस मेजेंटा है। हरा मेजेंटा अच्छा लाल प्लस मेजेंटा सफेद रंग। हरा प्लस मेजेंटा सफेद रंग। गलती लिखे लगे, गलती लिखाया गया है। और उसके बाद हरा प्लस मेजेंटा, हरा कौन सी है? हरा प्लस मेजेंटा, हाँ यही व्हाइट है। ठीक है, हरा प्लस लाल प्लस मेजेंटा यहाँ पर गलती लिख दिया, लाल प्लस मेजेंटा यहाँ गलती लिखा हुआ है। यहाँ पर तो लाल वो है, यहाँ पर ठीक नीला है। प्लस लाल। हाँ ये गलती लिख दिया, ये बोला ना। रेड और सियान का रंग, मेजेंटा का सियान का रंग, लाल और सियान का क्या होता है? लाल और हाँ सियान, यहाँ पर सियान है क्योंकि मेजेंटा नहीं कही थी। मेजेंटा अलग है। हाँ अब हो गया। अब देखिए प्रकाश संबंधित विभिन्न परिघटनाएं एवं उनके कारण देख लीजिए। परिघटना हीरे का चमकना, पानी में पैदा हुए बुलबुले का चमकना, मरीचिका कौन सी है? पूर्णांतिक परावर्तन TIR पड़े हैं। हीरे का चमकना, हीरा चमकता है, पूर्णांतिक परावर्तन होता है। पानी में पैदा हुए बुलबुले का चमकना कौन सी? पूर्णांतिक परावर्तन। और मरीचिका भी कौन सी? पूर्णांतिक परावर्तन TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वास्तविक सूर्योदय से पहले सूर्य का दिखाई देना, तारों का टूटना भी कौन सी? अपवर्तन के कारण। समझे? आकाश एवं समुद्र का नीला रंग अभी तुरंत पड़े हैं, प्रतिनन के कारण, स्कैटरिंग के कारण। साबुन के बुलबुले का रंग दिखना, व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस। दरवाजे के छिद्र से आने वाले प्रकाश का फैलना, विवर्तन, डिफ्लेक्शन पड़े हैं, जो CD DVD सब का भी उदाहरण बोले थे। सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप देख लीजिए, सरल सूक्ष्मदर्शी या आवर्धक कांच। हाँ और हाँ सिक्का चला देना अच्छा है, सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी या आवर्धक कांच देख लीजिए। यह एक कम फोकसांतर वाला उत्तल लेंस होता है, जिसे मुख्य फोकस के अंदर जो मुख्य वस्तु से रखी होती है उसका प्रतिबिंब सीधा काल्पनिक तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन पूछता है सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा आभासी रहेगा तो कौन सी? सीधा वर्चुअल रहेगा डायरेक्ट, और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। किसमें? सरल सूक्ष्मदर्शी में। सरल सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग यानी सिंपल माइक्रोस्कोप का प्रयोग जो है जीवाणु एवं पुस्तक के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने या अक्षरों को बड़े आकार में देखने के लिए किया जाता है। यानी सरल सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग यानी सिंपल माइक्रोस्कोप का प्रयोग जो है जीवाणु एवं पुस्तक के छोटे अक्षरों के बड़े आकार में देखने के लिए किया जाता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 उत्तल लेंसों द्वारा आवर्धन होता है। 2 उत्तल लेंस होता है। वस्तु के समीप वाले लेंस को अभिदृश्य लेंस यानी ऑब्जेक्टिव तथा आंख के समीप वाले लेंस को नेत्रिका लेंस यानी आई पीस कहते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग, संयुक्त यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का प्रयोग प्रयोगशाला में कोशिकाओं यानी सेल्स या सूक्ष्मदर्शी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोगशाला में कहाँ उपयोग किया जाता है देख लीजिए। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग प्रयोगशाला में कोशिकाओं यानी सेल्स या सूक्ष्म जीवों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। तो बताइए, याद आ गया सेल के बारे में?
सेल कितना प्रकार का होता है आर्टिक में? दो आंख में दो कौन प्रकार कौन रोड और रोड सेल और कौन सेल? कौन सेल? तो कौन सेल कौन सी प्रति सेंसिटिव था? कलर के प्रति। कलर के प्रति। आई क्या कहते हैं रोड से रोड सेल किसके प्रति? प्रकाश के प्रकाश के प्रति। प्रति। प्रकाश के प्रति संवेदनशील सेंसिटिव उसका किसके प्रति? लाइट के प्रति। अब देखिए रंगीन टेलीविजन में अपना लोग पढ़े थे तुरंत अभी तुरंत आरजीबी से रेड ग्रीन ब्लू आरजीबी रेड ग्रीन ब्लू। रंगीन टेलीविजन में पार्थिव रंग अर्थात लाल हरे नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। कोई दिक्कत समझ गए? आगे देखिए पानी में पड़ी हुई कोई लकड़ी या पेंसिल का प्रकाश अपवर्तन के कारण बाहर से देखने पर तिरछी दिखाई देता है। अपवर्तन के कारण तो दिखाई देता है तिरछा। क्यों होता है पता है? एक ही बताइए। विरल से कहाँ जाता है? सघन हो जाता है तो अविलंब तो मुड़ जाता है। लेकिन किसके कारण वहाँ पर ऑप्शन बनेगा? प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। पानी से भरे बर्तन की पेंटी ऊपर से देखने पर प्रकाश के अपवर्तन के कारण कुछ उठी हुई प्रतीत होता है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। जब अक्षरों के ऊपर कांच का स्लेब रखकर देखते हैं तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण उठे हुए प्रतीत होते हैं। पानी से भरे किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। अपवर्तन के कारण ना वैसा होता है। लोहा सब जगह भी कौन चीज है? छड़ सब जो रहता है पानी में उठा हुआ अपवर्तन के कारण। ऐसे जीव जो प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं जैसे जुगनू जैव प्रकाश स्रोत बायो लुमिनेसेंट सोर्स कहलाते हैं। यानी ऐसे जीव जो प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं जैसे वह जुगनू जैव प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जुगनू कौन चीज करता है? रोशनी देता है, चमकते रहता है। जैव प्रकाश स्रोत भी ये सब क्या कहलाते हैं? ये प्रकाश स्रोत कहलाता है। रोमर जानते हैं? रोमर प्रदीप। हाँ रोमर ने सर्वप्रथम प्रकाश के वेग मापा था। रोमर ने सबसे पहले प्रकाश वेग कम मापा था 1676 ईस्वी में। याद है? कल पढ़े थे। रोमर ने ओली और रोमर उसका पूरा नाम था। ओली रोमर ने 1676 में जो है सर्वप्रथम प्रकाश का वेग मापा था। यानी वेग कर सकते हैं, वेग चाल भी कर सकते हैं। प्रकाश का चालों कहीं लिखा जाता है, समझे? प्रकाश की चाल जो है पूछेगा आपसे वो सर्वप्रथम किसने जो है मापा था? तो ओली रोमर 1676 ईस्वी में मापा था। वहाँ पर 1676 लिख दीजिएगा तो लिख दीजिएगा, कोनो बात ना। आगे देख लीजिए प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या। प्रकाश की कौन प्रक्रिया? अभी तो पढ़े हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या कॉम्पटन इफेक्ट। अभी तो पढ़े ना। प्रकाश की दो प्रकृति पढ़े हैं, डबल नेचर, एक पार्टिकल और एक नेचर और दूसरा कौन सी? वेव नेचर। किसका उदाहरण है? प्रकाश विद्युत प्रभाव और कॉम्पटन इफेक्ट। पार्टिकल का ना, पार्टिकल नेचर का उदाहरण है। देखिए हम लिखा हुआ ना, कण प्रकृति के आधार पर करते हैं ना। प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या प्रकाश की कौन प्रकृति? कण प्रकृति, वही पार्टिकल नेचर के आधार पर करते हैं। ठीक है। एंडोस्कोप प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन पूछता है एंडोस्कोप जो है किस सिद्धांत पर? यूज कहाँ? पता नहीं, ध्यान में नहीं है। एंडोस्कोप जो है TIR गला में घुसा दे जा मशीन के तरह अंदर चीज देख ले जा एंडोस्कोप। एंडोस्कोप का उपयोग क्या था? अरे देख रहे थे कि देखते हैं क्या कितना ध्यान में है कि नहीं है। एंडोस्कोप का प्रयोग कहाँ क्या था? पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए एक्टिनोमीटर सूर्य किरणों की तीव्रता मापने का यह यंत्र है। एक्टिनोमीटर कौन सी है? सूर्य किरणों की इंटेंसिटी मेजर को मापता है। किससे? एक्टिनोमीटर से। और 1802 ईस्वी में थॉमस यंग, जो अभी बोले थे थॉमस यंग, किसके बारे में बताया था? याद है? इंटरफेरेंस व्यतिकरण के बारे में। 1802 ईस्वी में थॉमस यंग ने सर्वप्रथम प्रकाश के व्यतिकरण के प्रयोगात्मक रूप से दर्शाया था। बोले ना, आ गया ना थॉमस यंग 1802 ईस्वी में। विभिन्न रंगों के प्रकाश तरंगदैर्घ्य पढ़े हैं। तरंगदैर्घ्य को किसमें? लैम्डा से माप वैसे अच्छी चीज दे दो तरंगदैर्घ्य का। लेकिन और दूसरा यूनिट कौन सा? तरंगदैर्घ्य के दो ना, तरंगदैर्घ्य छे, तरंगदैर्घ्य का दूसरा यूनिट है मीटर में नहीं सके छै, लेकिन एंगस्ट्रम ओकर व्यवहारिक मात्रक छै। त एंगस्ट्रम यूज तरंगदैर्घ्य के एंगस्ट्रम। माइक्रोमीटर रहै छै, नैनोमीटर रहै छै, लेकिन व्यवहारिक मात्रक जे चलि रहल छै एंगस्ट्रम में छै। अन्य में नैनोमीटर या माइक्रोमीटर। थॉमस यंग वाला समझिए गए। प्रकाश के व्यतिकरण का प्रयोगात्मक रूप किया था 1802 ईस्वी में। विभिन्न रंगों के प्रकाश तरंगदैर्घ्य लंबा क्रम में घटते क्रम में। सबसे पहले आप बताइए विभिन्न रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य का रेंज कितना होता है? रेंज परास बताइए तो बताइए। 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच, समझे? आप देखिए जैसे लाल रंग का एंगस्ट्रॉम देखिए कितना है इसमें,
इसमें दिया है 6200 एंगस्ट्रॉम से कितना 7600 एंगस्ट्रॉम में, और नारंगी का दिया है कितना 6700 से बढ़ते क्रम में है। सबसे अधिक लाले रंग का देख लीजिए, सबसे कम देखिएगा यहाँ बैगनी का बैगनी कलर का 3900 से बिग से याद रख लीजिएगा। तंगेज ऊपर क्या होता बढ़ता है, लाल रंग का तंगेज सबसे अधिक और बैगनी का कौन चीज सबसे कम तंगेज। और नारंगी रंग का देखिए तंगेज कितना है रेंज 4900 एंगस्ट्रॉम से 6200 एंगस्ट्रॉम। पीला रंग का है 5700 एंगस्ट्रॉम से 5900 एंगस्ट्रॉम। और हरा रंग का जो है कितना है 5000 एंगस्ट्रॉम से 5700 एंगस्ट्रॉम। इसी से याद आ गया मानव नेत्र का सेंसिटिव जो होता है कितना परास होता है 5500 एंगस्ट्रॉम। 5500 एंगस्ट्रॉम याद है। एक तो चीज भैया हरा और पीला। हाँ देन तो ये 50 55 5700 हम लेकिन हमरा हरा पर तो देख लीजिए हरा और पीला आसमानी देखिए अब, इसलिए यहाँ पर देख दिया है ना 5000 से कते 5700 एंगस्ट्रॉम। आसमानी होता है 4650 से 5000 एंगस्ट्रॉम के बीच। नीला या जामुनी का एंगस्ट्रॉम कितना होता है 4660 एंगस्ट्रॉम से 4650 एंगस्ट्रॉम। सबसे कम किसका बैगनी 3900 से 4460 एंगस्ट्रॉम। इसलिए हम लोग देते हैं 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम देते हैं रेंज एक तरफ से, समझे। आज जो है फिजिक्स क्लास का ये आपको कौन सा चल रहा था पार्ट डी आज चल रहा था पार्ट डी ठीक है। ऑप्टिक्स का जो है पार्ट डी चल रहा है दोस्तों। आज जो है ऑप्टिक्स खत्म हो गया है। कल जो है विद्युत चुंबकत्व के बारे में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक के बारे में बताया जाएगा। ये 4 दिन क्लास चला है। आज अपलोड हो जाएगा वीडियो। इसको वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्त लोग जो नए आ रहे हैं उनके लिए भी कुछ बोल दीजिए ना। नहीं जो नहीं आ रहे हैं उनके लिए जो है समय किसी का इंतजार नहीं करता। समय किसी का इंतजार नहीं करता, समय लौट के आता नहीं है। इसलिए आप समय पर रेगुलर पे आइए, अपना धैर्य बना के कंटिन्यू करते रहिए। धन्यवाद।